बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी को एंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब, आप सबको सुबह बखैर, खुश आमदीद कहते हैं और आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे और हैप्पी होंगे ज़िंदगी के साथ, और ज़िंदगी का जो एक एक कीमती पल है उसको भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को बड़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त बनाने के लिए जनाब हम आ चुके हैं अपना शो लेकर, और इस शो के अंदर क्या है ये जी बिल्कुल। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होगा। हम सियासत पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पर बात करेंगे और हेल्थ टिप्स तो मस्ट हैं। सोशल इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। तो आपने 2 घंटे हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, आप इंजॉय करेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। और कोई सेगमेंट मिस हो जाए तो जनाब आपको पता है सोशल मीडिया पेजेस हमारे मौजूद हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सियासी कशमकश से बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर तहरीक इंसाफ का पारा हाई दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकियां दी गई। बानी पीटीआई की बहनों की जानिब से भारतीय मीडिया पर रियासती इदारों और हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ऐलान के मुताबिक आज तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला के बाहर एहतजाज करने जा रही है, मगर हुकूमत ने इस एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जिस पर हम देख रहे हैं हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि पीटीआई का दुश्मन के साथ गठजोड़ जो है वो बेनकाब हो गया है। भारत में मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वाज़ेह किया है कि तीनों सूबों से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को निकाला जा रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। सियासत बिल्कुल करेंगे, लेकिन जहां कौमी सलामती की बात आए वहां कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कौमी सलामती के मामले पर आपका जो दिल करता है करें, ना ये चल सकता है और ना इस चीज़ की इजाज़त देंगे। इस सियासी कशीदगी में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने तस्दीक करते हुए बताया कि दहशतगर्दी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला और उनकी टीम नाकाम साबित हुई है। गवर्नर राज 2 माह के लिए नाफिज किया जा सकता है और हालात के मुताबिक इसमें तौसी भी मुमकिन है, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खबरदार किया कि सूबे में किसी और राज की ज़रूरत नहीं है, अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देख लें। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई को अहले खाना से मुलाकात कराने के लिए तैयार हैं, मगर मुलाकात के बाद जी सियासी मैदान नहीं लगेगा, यानी मुलाकात के बाद कोई सियासी बात नहीं होगी। तो क्या पीटीआई ये यकीन दहानी कराने के लिए तैयार है? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की कोई यकीन दहानी कराने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब की बहनें जब उनको मिलती हैं तो बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करती, वो सियासत नहीं करती, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके सियासी डिज़ाइंस नहीं है। मगर क्योंकि सियासी रुफ़ाकार को, उनके दोस्तों को, उनके वकला को मिलने नहीं दिया जाता, तो फिर अगर वो करोड़ों लोगों के लीडर हैं और वो अपने लोगों तक, फॉलोअर्स तक, अपने चाहने वाले खैर खाओं तक कोई पैगाम देना चाहते हैं तो बहनों के थ्रू दे देते हैं। आप इस मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटी तो नहीं रोक सकते हैं ना, इस मुल्क में मार्शल लॉ तो नहीं है, इस मुल्क में कोई डिक्टेटोरियल रिजीम्स अपरेंटली तो नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है वो मुसल्लत किए गए हुक्मरान है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की कोई भी यकीन दहानी हमारी तरफ से न कराई जाएगी और ना हम इसको मुनासिब समझते हैं। सही, बिल्कुल सही। शेख साहब, इस हवाले से भी ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो बानी पीटीआई की बहन नौरीन खान है, भारतीय चैनल्स पर बैठकर उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। मतलब आपके घर में 100 मसले हों लेकिन आप दुश्मन के साथ कभी भी ये डिस्कस नहीं करते, और स्पेशली ऐसी टाइमिंग में जब आप रिसेंटली उसके साथ एक वॉर लड़के आए हो। तो नौरीन खान का मौजूदा सूरत हाल में भारतीय चैनल पर आप क्या समझते हैं, जाना बनता था या नहीं बनता था, और क्या आप समझते हैं कौमी सलामती पर कॉम्प्रोमाइज? मैं ये समझता हूँ जी नहीं, कोई पाकिस्तान की कौमी सलामती को इतनी कमजोर कोई नहीं है जो एक घरेलू खातून के, जिसका अपने बेटे को 10 साल की सजा हुई है, उसके किसी चैनल को
अगर जो है वो इंटरव्यू देने से कौमी सलामती खतरे में पड़ती है तो फिर मतलब है कि रहने दो, फिर ते गाली खत्म करिए कौमी सलामती है। इतनी कमजोर हमारी कौमी सलामती है कि एक घरेलू खातून जो है, जो कि सियासी नहीं है, बुजुर्ग औरत है, भाई उसका अंदर है, लेकिन बेटे सर को 10 साल दुश्मन सुना मुल्क है। तो इसका फायदा अब उठा देखें, लेते हैं ना, बात बात से बात बन ही जाती है ना कोई ना कोई। जी मैं बात मुकम्मल कर लूं। आपने ये कहा कि रिसेंटली हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, रिवायती दुश्मन है, था, रहेगा, और उनके नेफेरियस डिजाइन हमारे खिलाफ होते हैं। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि वी हैव टू यू नो, याद हमारे टाइम में तो कहते थे क्रश इंडिया, पता नहीं आजकल बच्चों की सिखाई देने। जी तो उसमें इस मुल्क में जिनकी हुकूमत है, इनकी जाती शादियों के अंदर मोदी जो है वो यहाँ पे आता रहा है। आपको याद होगा बिलावल ने इंडियंस को इंटरव्यूज दिए, थापड़ को इंटरव्यू दिया, बरखा दत्त को मियाँ साहब ने इंटरव्यू दिए। 2013 का अगर आप टाइम उठा लें तो कारगिल के हवाले से उन्होंने क्या क्या इंडियन चैनल्स को नहीं कहा था, क्या दुनिया भूल गई है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं इंक्वायरी भी कराऊंगा और मैं फिर ये सारी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं नहीं समझता कि वजीर इत्तलात या हुकूमत का इस किस्म का प्रोपेगेंडा जायज है। उन्होंने कल टीवी पे बताया है कि उन्हें नहीं पता था, इंग्लैंड से किसी ने उन्हें फोन किया, क्योंकि जी लोग इधर उधर से जो फॉलोअर्स हैं खान के, फोन उन्होंने कहा जी कि कोई आपसे बात करना चाहता है किसी चैनल पे, तो उन्होंने बात कर ली। ठीक। उनको तो चैनल्स का अंदाजा भी नहीं है, वो कोई ऐसी सियासी खातून नहीं है। वकास साहब और ठीक उन्होंने है, कोई सियासी मुल्क खातून नहीं, सलामती आपने के बिलावल खिलाफ साहब बात का नहीं जिक्र किया। बिलावल साहब लेकिन जब इंटरव्यू देते हैं तो वो फिर पाकिस्तान का दिफा भरपूर तरीके से करते हैं और बड़े आड़े हाथों लेते हैं। सदर जरदारी भी जेल में रहे, वो कोई ये मसला डिस्कस नहीं करते कि वो जेल में है या हमारे साथ ये मसाइल है, हमारे लिए ये मुश्किलात हैं। तो बेशक फिर लंदन से आपकी किसी ने मेरे ख्याल में रब्ता तहकीक, जी फिर आपकी तहकीक पूरी नहीं है। जिस वक्त जरदारी साहब अंदर थे और जिस वक्त जी। मोहतरमा के ऊपर भी इस किस्म के कठिन मसाइल थे, तो बहुत सारे खतूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इंटरनेशनल इदारों को लिखे गए थे जिसमें स्टेट की एट्रोसिटीज के ऊपर बात सर, की मैं तो आपके दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ ना, मैं जिसमें ज्यादा जो दूर नहीं गया। पाकिस्तान के अंदर ये जब आपका दौरे हुकूमत था, जरदारी साहब गिरफ्तार थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। देखिए, अब आप अपनी मर्जी से तो दौर नहीं ना उठा सकते हैं ना। जब आप जी। मुझसे बात करेंगे तो मैं फिर किसी एक दौर तक तो अपने आप को महदूद नहीं रखूंगा ना। व्हेन आई टॉक अबाउट पीपल्स पार्टी तो मैं फिर उनकी पूरी तारीख अपने लेकिन सामने सर रखूंगा। इंटरनेशनल फोरम और इंडिया हम में कोई बहुत pretend फर्क तो नहीं है। कर आप सकते। अपने दुश्मन मुल्क के साथ जाकर इस तरह की बातें शेयर करें, मतलब तब हालात कुछ और थे, अब देखिए, हालात नहीं, मैं कुछ- जी, देखिए आप इस पे ना, मैं आई थिंक कि मैं इसके ऊपर ज्यादा वक्त जो है वो जाया नहीं करूंगा। ये बहस जो है हासिल है, आपका एक ज़हन बना हुआ है कि ऐसे है, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, तो इसमें बहस का फायदा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड से किसी ने उनको फोन किया, उन्होंने टेलीफोन पे बात की, उन्होंने अपने भाई के हवाले से जो उनके जज्बात थे उसका इजहार कर दिया। एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी या कोई कौमी सलामती का कोई खतरा नहीं है। दिस इज व्हाट पीटीआई थिंक्स। सही, यानी कि इस मुल्क में अगर किसी भी फर्द का अगर अपना इजहार करने का तरीका ऐसा है तो वो मतलब यकीनन गलत ही समझा जाता है। अगर मुल्क की सलामती के ऊपर बात आए या इमेज के हवाले से बात आए तो हर फर्द की एक जिम्मेदारी तो है। सर चले, आपने कहा कि इस पर बहस नहीं करते, आगे चले बढ़ते हैं। सुहेल आफरीदी के ऐलान के मुताबिक आज तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने जा रही है। समझता जी, हुकूमत ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी है, तो आज के एहतजाज के हवाले से क्या पीटीआई की हिकमत अमली होने जा रही है? पीटीआई हमेशा एहतजाज करती है। हर मंगल को पंजाब से एमपीएस आते हैं अडियाला के सामने। अपोजिशन लीडर जो पंजाब असेंबली के हैं उनकी क़यादत में आते हैं, अभी भी आएंगे। उनके लिए तो ये रेगुलर है। आप चीफ मिनिस्टर केपी ने कहा कि हम पहले हाई कोर्ट जाएंगे, तो फिर मैं ये भी आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में भी पिछली 2-3 पेशियों पे पंजाब से एमपीएस थोड़े या ज्यादा आते हैं। तो वो एक रेगुलर एक्सरसाइज है। फर्क सिर्फ ये है कि चीफ मिनिस्टर केपी खुद इसमें शामिल होकर उसको लीड करना चाहते हैं, तो वो इसमें आ रहे होंगे। वरना खान साहब की बहनें भी अडियाला जाती हैं, पंजाब के एमपीएस भी अडियाला जाते हैं और वर्कर्स भी जाते हैं। तो ये हमारे लिए तो इट इज एक फॉर्मुलाइज किया गया चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि जी आपने लाजमी अब सब ने अपनी हाजिरी को यकीन बनाना है। अदर देन दैट तो ये क्यों खौफ ज़दा है और क्यों कल इन्होंने पिंडी में रात को और कल रात इस्लामाबाद में इन्होंने दफा 144 लगाया, मुझे तो समझ नहीं आती। एमपीएस एमएनए सेनेटर्स आएंगे, वो बड़े तरीके से हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं और वापस चले जाते हैं, कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो अब इनके तेवर क्यों बिगड़े हुए हैं मुझे ये समझ नहीं आई है।
मगर मैं इनको ये जरूर सर बता वो दूं कि तेवर कोई बिगड़ने तजावुज़ की न वजह ये कीजिएगा। भी बताते हैं कि इसलिए- वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये धमकी लगाई थी कि जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती हम अब पार्लियामेंट का कोई इजलास जो है वो चलने नहीं देंगे, पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम खलल नहीं डालेंगे पार्लियामेंट की कार्रवाई में। तो सर किसकी बात पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है? ऑब्वियसली जो चेयरमैन है पार्टी के एक्टिंग गौहर साहब, क्योंकि वो एमएनए है, मरकजी क़यादत में है, कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से तो सीएम केपी नहीं बात कर सकते। उनके हवाले से तो बात जो है वो पार्लिमानी लीडर या एक्टिंग चेयरमैन या सलमान खुराय साहब कर सकते हैं, जो मरकज की क़यादत है। मरकज सूबे की क़यादत तो नहीं मरकज को कह सकती कि आप वो नहीं चलने देंगे, मगर क्योंकि जॉइंट स्ट्रैटेजी होती है तो सीएम केपी और राजा साहब ने मिलकर कोई तय किया होगा। हम पहले भी नहीं चलने देते जब ये ज्यादती करते हैं, तो उस वक्त हमारे लोग नेशनल असेंबली के फ्लोर पे एहतजाज करते हैं। एंड इट इज अ वेरी नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी ये कोई नया काम नहीं होने लगा, ऐसे ही होता है। ठीक। अच्छा वकास साहब, आइन के आर्टिकल 232 और 234 सूबे में इमरजेंसी और गवर्नर राज से मुतालिक हैं। अगर सदर समझते हैं तो पाकिस्तान या उसके किसी भी हिस्से में जंग या बैरूनी खतरात लाहक हैं तो वो इमरजेंसी और गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं। इस पर पीटीआई गुस्से का इजहार क्यों कर रही है? इसलिए कि पीटीआई का बड़ा क्लियर मैंडेट है। वहाँ पे पीटीआई ने 8 फरवरी को, जहाँ पूरे पाकिस्तान में मैंडेट जो है वो स्टील कर लिया गया, केपी के अंदर पख्तूनों ने इमरान खान के अपने मैंडेट की हिफाजत की है। पख्तून जो है उनका कल्चर पंजाब और सिंध के कल्चर से डिफरेंट है। बिल्कुल वो जज्बात में इसको प्रोटेक्ट करेंगे, वो कोई डाका मारने की कोशिश जो है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो उसके हवाले से जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वो भी कहते थे, ये जो चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है, टीवी पे बैठ के ऑप्शंस बताने की जरूरत नहीं है, ब्रिंग इट ऑन, लगा के देखो। कहानियां क्या सुनाते हो मीडिया वालों को, अखबार वालों को, लगाना है और लगाओ। किसने रोका है? लगाओ। सदर भी तुम्हारा, वजीर आज़म भी तुम्हारा, हम कोई गुस्सा नहीं करते। वी डेयर यू, कम एंड डू इट। अच्छा शेख साहब, अगर हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अडियाला के बाहर एहतजाज करना था, लेकिन जुड़वा शहरों में तो दफ़ा 144 नाफिज है। तो इसके बाद कोई हिकमत अमली तब्दील की गई है एहतजाज के हवाले से? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही महदूद रहेगा या फिर इस्लामाबाद में भी एहतजाज होगा? देखें, वो तो फैसला राजा साहब ने कर लिया है, उन्होंने रात उनको बता दिया था जी। और पंजाब की क़यादत और मरकज की क़यादत ने कर लिया है और केपी में चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कह दिया। तो वो उनका फैसला तो पहले हुआ है, इन्होंने तो कल रात को दफा 144 लगाई है। तो मेरे इत्ला में तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जहाँ कोई हिकमत अमली चेंज हुई हो। सही। अच्छा सर, हिकमत अमली नहीं चेंज हुई है, लेकिन ये भी साथ साथ बता दें कि मुतालिबात क्या है, एहतजाज के मकासद क्या है, और इन केस अगर वो नहीं पूरे इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। जी, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। पाकिस्तान के कौन से कानून के तहत 1 महीना होने वाला है, एक कैदी को नाहक जो कैदी है उसकी आपने इनकम्युनिकाडो किया हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद है, कानून के अंदर ये लिखा है कि उनकी फैमिली को, उनके रुफका को, उनके वकला को मिलने की इजाजत है। 150 से ज्यादा उनके ऊपर केसेस हैं। हर केस में एक वकील भी जाए तो 150 वकील बनता है। हाई कोर्ट ने 6 वकीलों की इजाजत दी हुई है हफ्ते में, 6 में से एक को भी नहीं मिलने देते हैं। और ऊपर से प्रोपेगेंडा हो रहा है नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर कि खुदा ना खास्ता कुछ खान साहब की तबीयत या जान के हवाले से खदशात हैं। तो फिर ऐसे में ये जरूरी है कि फौरी खान साहब से मिला के उस हवाले से अब तक कोई इत्तलात पहुंची है वो दूर की है जी? कोई डिटेल्स नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है जी। जब मुलाकात ही नहीं हो रही है, हमें क्या पता कि वो उधर वो डयाला में है भी सही या नहीं? हमें क्या पता? मुझे बताएं, आज महीना होने वाला है, कोई उनसे मिला नहीं है, किसी ने उनको देखा नहीं है। यही झूठे वजीर जो है वो रोज आके कह देते हैं हर चीज ठीक है, हम ये खाने को दे रहे हैं, सेहत भी ठीक है, एक्सरसाइज भी की है। ये इनके वजीर कह रहे हैं ना। हमें इस बात का तो पता है कि इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि खान का बाल भी बेका कर सके, मगर जब इस किस्म की चीजें आती हैं और ये खाम खा के बयान देने लग जाते हैं, तो कौन सी ऐसी तकलीफ है? उनकी किसी बहन को मिला दें, चीफ मिनिस्टर को मिला दें जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो उनका हक है। ये कौन सा कोई एहसान करना है या हम इनसे कोई उधार मांग रहे हैं भाई? तो शेख साहब, कमाल की बात है। शेख वकास साहब, जिस पूरे तरह का सर पाकिस्तान माहौल है, के सबसे अगर बड़े हम देखें, लीडर को बिल्कुल खैरियत मतलूब है बहनों को भी और पार्टी के लीडरान को भी, आप सबको भी।
तो आप नहीं समझते कि एक बार के लिए तो कम से कम इस शर्त को मान लेना चाहिए कि कोई बाहर मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, कम से कम आप लोगों तक इत्तला तो पहुंच जाएगी, जो तमाम तर प्रोपेगेंडा हो रहा है अफगानिस्तान से, इंडिया से, उसकी नफी तो हो जाएगी। देखें, जो अंदर जाएगा और जी। खान उसको कोई मैसेज देगा तो बाहर आके तो फिर उसने ये नहीं देखना कि उसने क्या यकीन दहानी कराई है और कैसे कराई है। तो मैं ऐसी क्यों बच्चों वाली बात आपके साथ, एक काम होना नहीं है तो मैं क्यों कर, सही। और ये कोई गैर जमहूरी बात नहीं है, ये है बच्चों वाली गैर सियासी बात ना करें यार। क्यों? इस मुल्क में क्या है? इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, इस मुल्क में सियासत नहीं है, क्या है यहाँ पे जो यहाँ पे सियासी बात करना मना है? जब नवाज शरीफ जेल में था तो 80-80 बंदे उसको दिल में मिलते थे, सामने जेल के घर लेके मीडिया वालों ने लिखा कि जी वहां से खाने पक के मेन्यू यूज करके वो जाया करते थे, सही। एसी लगवा के दिए हुए थे। नवाज शरीफ के बड़े हॉल्स थे यहाँ पे, तो खान को क्या मतलब महीने में एक दफा उनकी बहन से ही मिलने नहीं दे सकते? ये तो कोई बात नहीं यार, ये तो ज्यादती वाली बात है। सही, सही मुलाकात ही मुतालिबा है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। और जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, सियासी माहौल काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है और PTI जो है वो एहतजाज करने के दर पर है और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ऐसी सूरत हाल में एहतजाज मुमकिन हो पाता है। मुलाकात के लिए जी एहतजाज किया जा रहा है कि बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए, कंडीशंस के हवाले से भी, क्योंकि शकूक व शुबहात हैं, लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि खान साहब पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जुड़वा शहरों में तो एहतजाज करना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही जो है वो एहतजाज को महदूद रखा जाएगा, सवाबी इंटरचेंज तक ही इसको महदूद रखा जाएगा। वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं कि खासकर पिछले साल अगर देखें तो 26 नवंबर के बाद से खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही जो है वो एहतजाज किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। फिर चाहे जुनेद अकबर हो या कोई भी क़यादत तब्दील की जाए, सुहेल आफरीदी भी आ जाए, लेकिन मामला इस तरह ही रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो नौरीन खान वाला मामला है वो इंतहाई हसास है, बड़ा संजीदा है, क्योंकि ये टाइम नहीं था, इसकी टाइमिंग गलत है। आप कोई भी उसकी दलील दे लें वो काबिल कबूल नहीं है। और ख़ास तौर पर इंडियन चैनल पे, इंटरनेशनल मीडिया की बात और है, लेकिन इंडियन चैनल पे जाना, और वो भी तब जब हमने एक जंग लड़ी हो, वो बिल्कुल मुनासिब। सिर्फ फेमस पर्सनालिटीज़ या सियासतदान किसी की ये जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने ज़ुबान, अपने बयान का आप कोई ना कोई मौक़िफ़ जो है वो जब आप रख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लें और बड़े एहतियात से किसी दुश्मन मुल्क के सामने आप इस तरह के अल्फाज अपने घर का मसला आप जाके उनके सामने रखेंगे तो वो तो उस पर जश्न ही मनाएंगे। और आप माहम देखिए भी कि वहाँ पर जिस तरह से ट्रीट किया गया नौरीन खान साहिबा को, मतलब यहाँ से कोई हमारा एनालिस्ट जाता है, कोई बात करने की कोशिश करता है तो उसको बात नहीं करने दी जाती, उसका माइक म्यूट कर दिया जाता है। ये हमने देखा मई वॉर के बाद भी। लेकिन नौरीन खान साहिबा के सामने तो वो जो एंकर था वो तिफले मकतब था, लगता था पूरा स्टेज सेट किया हुआ है और जनाब पूरा उन्हें भड़ास निकालने का मौका जो है वो दिया जा रहा है। और वो उनको तो प्ले करने का मौका चाहिए, बजाय इसको डिफेंड करने के। PTI के जो नादान दोस्त हैं उनके लिए बेहतर ये है कि वो उस शख्स का घेराव करें जिसने ये मशवरा दिया था लंदन से बैठ के कि आप जाएं और इंडियन चैनल पर इंटरव्यू दें, ये इनके मफाद में। उनको क्या पता सियासत का, उनको क्या पता चैनल का, उनको क्या, एक पूरी पार्टी आपकी बाकायदा तौर पर सारी सपोर्ट कर रही है एक दूसरे को। और फिर जब बात करते हैं कि आपकी क़यादत बिखरी हुई है तो फिर इस तरह की भी सूरत हाल नहीं होती। जी सब एक पेज पर हैं तो एक पेज पर हैं, तो इस तरह की मामलात को डिस्कस करके किया जाता है कि आप एक दुश्मन मुल्क को इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं दिखा रहे। तो यकीनन ये सोचने की बात है PTI वालों के लिए, और अपनी जो आगे की हिकमत अमली है उसको दुरुस्त करें, दुरुस्त समत में डालेंगे तो शायद कुछ बेहतरी आ सके। सियासी जो अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं वो इस्तेहकाम सियासत में तो पता नहीं कब बेहतरी आए। फिलहाल मौसम में क्या बेहतरी आई है वो आप हमें बता दें, जो आप फौरी बता सकती हैं, लेकिन वो मामला जरा थोड़ा सा दूर है, ये करीब है, ये बता दें। चले मैं आपका थोड़ा मूड बेहतर करती हूँ, नाजरीन का भी, कि जी हम मौसम के हवाले से जान लेते हैं। थोड़ी सर्दी बढ़ रही है और एंजॉय करने वाला मौसम है, प्लीज आप जाइए और वाला मौसम है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने डेरे डाल लिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध और स्मोक का राज बरकरार रहेगा, यानी ठंड भी बढ़ेगी और धुंध भी बढ़ेगी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंद बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का सिलसिला जारी है। गिलगित की अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 है और कम से कम 0 डिग्री तक जाने का इम्कान है। स्कर्दू का रुख करें तो स्कर्दू में
ज़्यादा से ज़्यादा पारा 7 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में टेम्परेचर मज़ीद गिरने का इम्कान है। जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो अक्सर इलाके जो हैं वो सर्दी की लपेट में हैं। सर्दी जो है शदीद बढ़ रही है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 और कम से कम 4 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर है 13 और मिनिमम -4 तक गिरने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर खुश्क और शदीद सर्दी पड़ने की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम, जहां बेशतर अजला जो हैं वो सर्दी की लपेट में रहेंगे। शदीद सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं दर्जा हरारत 21 और कम से कम 6 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि सवात में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 12 है और कम से कम -3 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रात और सुबह के औकात में पेशावर, सवाबी, मर्दान, DI खान और गिरदोनवा में धुंध छाए रहने का इम्कान है। और नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं पंजाब के मौसम का, जहां हम देख रहे हैं ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत आपको हम लिए चलते हैं लाहौर। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार की बात करें तो शहर इक़्तिदार में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 21 और कम से कम 6 डिग्री तक रहने की तवक्को है। मुल्तान का जिक्र करते हैं। मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में स्मोग और चंद मकामात पर धुंध की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं बलोचिस्तान का, जहां हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 13 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। और जी, हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबा सिंध का मौसम, जहां हम देख रहे हैं बेशतर अजला में सर्द हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है और टेम्परेचर में कमी आ रही है। शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 27 है और कम से कम 14 डिग्री तक रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अमरीकी आलमी मैगजीन फोर्ब्स ने पाकिस्तान के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को एक शानदार कामयाबी करार दिया है। बेस्ट सेलिंग राइटर और तज्जियाकार पॉल क्लिन ने प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि यह मंसूबा ना सिर्फ मुतासिर कुन बल्कि अवामी फलाह के लिए एक बड़ा संग-ए-मील है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज और सुथरा पंजाब की टीम ने कलील मुद्दत में एक बड़े चैलेंज को अहम मौके में बदल दिया। सिर्फ 8 माह में 130 मिलियन लोगों के लिए सफाई का मुकम्मल निज़ाम तैयार करना और चलाना हैरान कुन कामयाबी। ज़बरदस्त जी। और फोर्ब्स के मुताबिक मौजूदा हुकूमत से कबल तकरीबन 70 मिलियन लोग और 25,000 शहरों और देहात जो हैं वो बुनियादी सफाई की सहूलत से महरूम थे। प्रोग्राम में तमाम ऑपरेशंस और अदायगियों का निज़ाम जो है वो डिजिटल डैशबोर्ड्स के ज़रिए शफाफ अंदाज में मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे मंसूबे की कामयाबी और शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। यानी कि अगर सफाई सुथराई हो रही है तो उसको ये मुकम्मल यकीन दहानी भी करवाई जा रही है कि हो रही है या नहीं हो रही है। और डिजिटल सिस्टम के तहत ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और फिर चेक इन बैलेंस भी रखा जा रहा है और वाकई हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सफाई अब देखने में पिछले दिनों मरियम नवाज ने बाकायदा इस मामले में कुछ बरहमी का इजहार भी किया था कि करोड़ों की मशीनरी आपके पास मौजूद है, फिर भी जो टारगेट है, यानी मरियम नवाज ये चाहती हैं कि जो टारगेट है वो 100% जो है वो अचीव किया जाए। यानी ये नहीं है कि 95% भी है तो काम चल जाएगा। मतलब गांव देहातों में, छोटे कस्बों में, बड़े शहरों को तो आप अलग रख लें, वहाँ पर तो
हर वक्त जनाब जदीद मशीनों से सफाई का निज़ाम चल रहा होता है। वहाँ पर भी जो सफाई सुथराई का निज़ाम है उसको बेहतरीन बनाया गया है और कोशिश की जा रही है कि कोई गली कोई मोहल्ला जो है वो वहाँ पर गंदगी नजर ना आए। और हम देख रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं वो भी जगह जगह फैले हुए हैं। छोटी गलियों के लिए वहाँ नई मशीनरी खरीदी गई है, हम देखते हैं, और वहाँ पर जाके जनाब वो मशीनरी उन तंग गलियों में भी सफाई कर रही होती है, जो कि बड़ा खुश आइंदा और उसको सराहा भी तो वही वाली बात है ना उज़ैर, 100 बातों की एक बात, 100 इख्तिलाफ एक तरफ, लेकिन सफाई हो रही है, इस बात पे क्रेडिट बनता है। मरीम नवाज ने बहुत मेहनत की है, हर अच्छे काम की तारीफ बनती है, ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने पंजाब को भाई साफ सुथरा करके रख दिया है। और आगे हम देख रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, स्मोक को कंट्रोल करने का बहुत काम हो रहा है। तो होपफुली कि लॉन्ग टर्म इस तरह के प्लान्स बनाए जाएँ और स्मोक पर भी कंट्रोल पा लिया जाए। जहाँ तारीफ हो रही होती है वहाँ पर अगर कल को कंस्ट्रक्टिव थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो जाए तो वो भी कबूल करना चाहिए, वो भी इस तारीफ के साथ जनाब इस लिफाफे की पैकिंग के अंदर ही कबूल फरमाएं। चलिए, हमने दोनों साइडों का रुख मतलब दोनों साइडों का रुख, दोनों साइडें बता दी है, तो ब्रेक ही ले लेते हैं। वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने अपनी नई म्यूज़िक वीडियो मस्तानी रिलीज़ कर दी है, और जिसके रिलीज़ के फ़ौरन बाद हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर उसकी बहुत धूम मची हुई है। वीडियो में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा साइमा नूर भी जलवागर हैं, और उनके मद्दाह उनकी मौजूदगी देखकर खुशी से निहाल हो गए। जबकि गाने को साहिर अली बग्गा और अफशा फवाद ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में गाया है, और दोनों की दिल को छू लेने वाली आवाज़ ने गाने की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। साहिर अली बग्गा का कहना है कि इस गाने को रिकॉर्ड करना उनके लिए एक शानदार और यादगार तजुर्बा रहा, और साइमा नूर की मौजूदगी ने वीडियो को खूबसूरत और लाजवाल तासुर दिया। साहिर अली बग्गा ने मजीद कहा कि अफशा फवाद की आवाज़ ने गाने में जज्बाती रंग भर दिया है, जो कि मदाहों के दिलों को भी छू गया है। ये गाना ना सिर्फ म्यूज़िक लवर्स के लिए खुशगवार तोहफा है, बल्कि वीडियो के अगर हम देखें, विजुअल्स देखें और इसका अगर हम इमोशनल स्टैंडर्ड देखें तो वो भी उसे बड़ा ख़ास बनाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, हम साइमा तो हैं ही इस गाने में, लेकिन साहिर अली बग्गा अगर अपने अफशा फवाद तो है उसके साथ गाया उन्होंने, और साइमा इसके अंदर है। लेकिन अगर साहिर अली बग्गा साहब अपने साहबजादे के साथ, अपने बेटे के साथ भी कोई डुएट करे ना, बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि मैंने दोनों को गाते हुए सुना है। शादियों वाला माहौल, मेहंदी वाला गाना बंद हो गया अब। मैंने कहा जरा पूरा हमारे सेट पे आज मेहंदी होने लगी है एक तरह से। मुझे तो बड़े अच्छे फूल बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। ज़बरदस्त जी, शादियों का सीज़न है और पूरे जोशो खरोश से जारी है शादियों का सीज़न। और उज़ैर तो शादियाँ अटेंड कर भी आए, हम अभी तक महरूम हैं। आप भी लिफाफे तैयार रखें। तो अब जब जी आप अभी आ गई है, सब कुछ ही हो गया। वो कहते नहीं, नानी परदादी ताई फूफी सारी चाचियाँ आ चुकी हैं, माहौल बन चुके हैं। और शादियों के सीज़न में आपको पता है स्किन जो है ना वो ग्लो करनी चाहिए। हर लड़की का यही कंपटीशन होता है एक से दूसरी के साथ कि हमारी स्किन बहुत प्यारी हो, ग्लो कर रही हो, चाहे सहेलियाँ हो, दुल्हन की कजन्स हो, बहनें हो, मामियाँ हो, चाचियाँ हो। बहनें, कजन्स, दोस्तें भी दुल्हन को टफ टाइम दे रही होती हैं, मतलब और जोड़ा भी ऐसा पहनाती है कि दुल्हन लेती। वही तो फर्क रहने देना, वही तो फर्क रहने देना, फर्क खत्म कर देते हैं। यस, तो अब हम चलते हैं और आपस ही आज जानते हैं कि क्या ऐसे टोटके हैं हर्बल और ऐसी वो जो क्या माइयों में जो यूज़ होती हैं, मेहंदी में जो उपटन यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से ग्लो वाले इमरजेंसी टोटके हमें बताएं ताकि हम ग्लो करें। और शादियों का सीजन, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं नईमा आपा की तरफ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आपा, आप तक आते आते एक तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और आप तक आते आते पहले तो ये फूल रास्ते में पड़ते हैं जो कि बड़े खुशनुमा लगे हैं। और आपने हार बनाया, लगता है आपने हमारा सेट जो है ना सजाने की कोशिश की है। आज मैंने ना लुक दी है मेहंदी वाली, उपटन वाली, ठीक है ना। शादी से पहले हम जो बात करते हैं ना मेहंदी उपटन की, ठीक है ना। आपा, इतनी दूर से हम महक जो है ना इसकी फील नहीं कर पाएंगे, मेरा ख्याल है हमें पास आना पड़ेगा। वैसे तो आपका स्टूडियो, वैसे तो आप लोगों का स्टूडियो महक रहा है यार आज ना, पान की कहीं खुशबू आ रही है, कहीं गुलाब की आ रही है, और कहीं पान भी पड़े हुए हैं, और पान भी आज सही माहौल बन गया ना। आज मेहंदी वाला कर रहे हैं। आज तो सुनो की मेहंदी हो रही है, तो सुनो की मेहंदी है। तो आज ये ना मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, इसलिए मेरी पसंद से ये सेगमेंट रखा। आप लोगों ने शुक्रिया, क्योंकि ये ना इस मौसम की, इस सीज़न की ज़रूरत है। तो आज देखिए मेहंदी उपटन सबको पता है, शादी की तैयारियां ये वो, इस पर मैं बहुत आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 ऐसे ना
कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आए थे कि आपा हम ना उपटन नहीं लगा सकते, हमारी स्किन ड्राई है, हम मेहंदी ये इस तरह के मास्क नहीं लगा सकते जो स्किन को ड्राई कर दे, क्योंकि हमारी स्किन पैची है और सर्दियों में आते ही स्किन जो है वो एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। तो उनके लिए भी मैं स्पेशल लेके आई हूँ। और ख़ास तौर पे मेहंदी का जो ये वाला एक सेगमेंट होता है पान वाला, ठीक है ना, जब आप गाते हैं खूब चीख गले फाड़ फाड़ के, तो ढोलकियाँ नहीं, ये एक ही है, वो मेरे लिए है। मैं दो लाई हूँ, मैं दो लाई हूँ। अच्छा, तो जो चीख चीख के गाते हैं ना, गला जो बैठ जाता है, तो आप इंशाल्लाह आप जितना मर्जी गाएं आपका गला नहीं खराब होगा। अगर गला खराब है तो ठीक हो जाएगा। एक तो डांस फ्लोर पे वो आप देख रहे होते हैं ना, डांस चल रहा होता है, नाचने वाले भी थक जाते हैं और पीछे से घूट करने वाले भी जो है ना, वो भी थकते हैं। एक और सीक्रेट है, वो ये है कि आपको अगर लेट्स से ग्राउंड पे मेहंदी है या बाहर है लॉन में मेहंदी, तो ठंड लग गई है, तो ठंड का इलाज कैसे करना, सारी चीजें अब देखते हैं, ये पूरा सेगमेंट, ठीक है। और साथ में ये एक और सीक्रेट है, ये साथ साथ में मैं बताती रहूंगी आप लोगों को। अच्छा, बात में यहाँ से शुरू करते, देखिए गुलाब है इसके अंदर, ठीक है, गेंदे के फूल हैं। ये मेहंदी की जब रात होती है या आपकी ढोलकी है या उपटन है, तो उसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये एक दिन पड़े रहते हैं, फिर झाड़ू में चले जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, इसको यूटिलाइज करना है। क्या तरीका यूटिलाइज करने का, देखें ये इस फॉर्म में, ये अब 2 दिन से मेरे पास पड़े हैं, क्योंकि मैं 2 अपने भी और दूसरे इवेंट भी कर चुकी हूँ इसके साथ। तो साथ में देखिए गेंदे के फूल का मैंने पाउडर बना लिया, इसको ड्राई करके, और साथ में गुलाब के फूल का पाउडर बना लिया। आप इसको है ना, वो खूबसूरत लग रहा है ना। और साथ में देखिए उपटन तो बनता ही है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बना, गेंदे के फूल ले, गेंदे के फूल का पाउडर ले 1 चम्मच आपने लेना गुलाब के फूल का पाउडर, ठीक हो गया। ये लेने के बाद आप थोड़ा सा इसके अंदर बेसन डालें, बेसन डाल के थोड़ा सा सरसों का ये तेल, ये देखिए सरसों का तेल, क्योंकि ये भी मेहंदी में रखा होता है, ठीक है ना, मेहंदी जब चढ़ाते हैं तो तेल लगाते हैं ना, तो ये तेल थोड़ा सा डाले और अच्छा सा एक बेहतरीन किस्म का उपटन बन गया। अब बारी आती है उनकी के जिनको ये जो पैक है ये सूट नहीं करते, वो क्या करें, ठीक है, वो ये करें। अब देखें, ये मैंने उपटन ऑयल बनाया है, उपटन ऑयल, ठीक है। ये उपटन ऑयल मैंने कैसे बनाया, इसका कलर नजर आ रहा है आपको, इसकी खुशबू भी, आप इसकी खुशबू भी देखिए, इसमें बिल्कुल गुलाब की, गेंदे की, अगर आपके ये देखिए खुशबू सूंघ के देखिए इसका, हम हाथ करो, टेक्सचर देखो इसका बैक साइड पे, ये देखिएगा, ये देखिए, है ना, उपटन ऑयल बन गया। ये उपटन ऑयल कैसे बना कि यही जो फूल दूसरे दिन सेकंड डे पे पड़े थे, ये देखिए थोड़े से जिस तरीके से ये हल्के से ड्राई हो गए, ठीक है ना, सेमी ड्राई हैं ये, तो इनको लिया मैंने और थोड़े से लिए मैंने इसी तरह से सेमी ड्राई से गेंदे के फूल, ये देखिए इस तरीके से मैंने लेके इनको हाथ के साथ बस ऐसे किया, यूं देखो थोड़ा सा ही मैश हो गए। तो मैंने एक शीशे के जार के अंदर डाल के ये, तो साथ में ये सरसों का तेल डाल दिया, सरसों का तेल डाल के आप इसको धूप में रखें। धूप में रखने के बाद 3 दिन में आपका उपटन ऑयल जो है वो ये वाला तैयार हो जाएगा। आप पूरी बॉडी का मसाज करें, पूरी बॉडी पे लगाएं, इंशाल्लाह आप गोरे चांद की तरह चमकेंगे। जिस तरह ये गुलाब चमक रहे हैं ना, ये सेट चमक रहा है, सेट की तरह चमकेंगे आप। अगर आपको इमरजेंसी है तो आपने कैसे बनाना है, इसी तरीके से यही चीजें डालनी, साथ में 2-4 लौंग डालें ताकि एंटी एजिंग का भी इफेक्ट आए, और फिर डबल बॉयलर में बन जाएगा। ठीक हो गया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोगों का सेट छोटा है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बात करनी पड़ती है। अगली बारी आती है, अच्छा टाइम है हमारे पास, आज हमारे पास टाइम है, चलो आज मेरे पास भी बहुत कुछ है। हाँ, अच्छा अगली बारी आती है, आपने जो बाथ लेना है, ठीक है ना, जो शावर लेना है। शावर कैसे, जैसे आपने इसका मसाज कर लिया, ठीक है, बॉडी के ऊपर पूरी बॉडी, दुल्हन दूल्हा, बहनें, दोस्त यार हबाब, नानी दादी, देखिए एंटी एजिंग लौंग डालेंगे तो ये एंटी एजिंग भी है। जो आपकी खालाएं, आपकी नानी, आपकी दादी, सारी आप जितनी लगेंगी सब एक जैसे लगेंगे, ठीक है ना, ये लगाने की वजह से। शादी से पहले सारे ये सब कुछ सब ये केयर करें। अब आ गई आपकी बात की बारी, ठीक है ना, ये आप ना रूटीन में लगाएं, एज ए मॉइस्चराइजर लगाएं इसको, ठीक हो गया ना, ठीक है। तो ये उपटन ऑयल है, आपको दोनों इफेक्ट देगा, गोरा भी करेगा, आपके पिगमेंटेशन को भी ठीक करेगा और आपकी एंटी एजिंग, इसमें अगर लौंग डाल लेते हैं तो आपकी ये एंटी एजिंग वाले जो साइन है, ये रिंकल वगैरह भी फ्री कर देगा। अब आती है बात की बारी, ठीक है ना। तो बात आपने कैसे लेना, जैसा पहले सेगमेंट में आप लोगों के सेगमेंट में मैंने बताया था अनार क्या, ठीक है ना, अनार की बजाय आप गेंदे के फूल और गुलाब के फूल को बॉईल करके एंड पे जो आप पानी डालते हैं ना बॉडी के ऊपर, अब वो वाला डालें और फिर इस ऑयल का मसाज करें। अगले दिन नहाए, 1 हफ्ता प्रैक्टिस करें। मैं कहती हूँ कि ऐसा हैरान कुन नतीजा होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। क्या बात। चले जी, अब आती है, दुल्हन को देख के हैरान हो जाएगा, दुल्हन दूल्हे को देख, मैं कहती हूँ दूल्हा दुल्हन तो हैरान होंगे, आप नानी दादी को देख के हैरान हो जाएंगे। ये कहाँ से ट्रीटमेंट करवा के आई है एंटी एजिंग वाला, यानी आप कहते हैं कि बिना मेकअप के भी देख सकें लोग। आप हाँ
बिल्कुल बिल्कुल, ये सीन होने वाला है बिना मेकअप। अच्छा जी, अब बारी आती है इसकी, ठीक है, पान की। हाँ पान की, ये देखिए ये पान, ठीक है ना, ये मीठा पान, ठीक है, मेहंदियों पे, हाँ मेहंदियों पे आपने लगाना। देखिए पान की अगर जस्ट थोड़ी सी, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चले जाएं कि हमारी नानियां दादियां, हमारे बड़े बुजुर्ग जो खेतों में काम करते थे, खासतौर पर खवातीन जो बरसगीर, क्योंकि हमारी है ये इजाद जो है, ये और कोई अंग्रेज नहीं खाते, हम ही खाते हैं, बरसगीर से चला आ रहा है, हमारी रिवायत में से है ये। तो ये जब खाती थी ना, तो याद करो कि हमारे 2-2 केनाल के तो सहन होते थे, वो उनमें झाड़ू लगाती थी, सारे के सारे काम करती थी, भैंसों का काम करती थी, क्योंकि इसके अंदर हमने इसको खुद गलत कर लिया, अपनी चॉइसेस के अंदर सुपारी डाल दी है, इसके अंदर हमने तंबाकू डाल दिया है, जबकि पान बहुत फायदेमंद, इसके अंदर फास्फोरस है, ये आपको आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है, आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है, आपके गट को भी ठीक करता है, क्लीन करता है, और मुंह के अंदर से जो बैड बैक्टीरिया जिसकी वजह से बदबू आती है उनको किल करता है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। इसके अंदर फिर जो चूना लगता है, ये इसके चूने पे भी, चूना जो है फुल ऑफ कैल्शियम है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। जब आप जिस तरह देखते हैं, सकते हैं, लगा नहीं सकते, हाँ नहीं लगाने का भी मैं अगले उसमें बताऊंगी। देखिए चूना, हाँ लगाना, दूसरों को तो लगाती है चूना, ठीक है ना। अच्छा ये है कि जिस तरह मजदूरों पे जरा नजर डालो ना, जो मजदूर होते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बोरियां लेके ऊपर चले जाते हैं, उनके मुंह में ये होता है, ठीक है ना। आप इसके अंदर से मुख्तलिफ जो मुज़र चीजें उनको निकालें, ये लो जहर खा लो। ये मैं ना बाद में खा लेता हूं, वरना मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चले ठीक हो गया। अच्छा ये मीठा पान, अब इस पान को हमने किस तरीके से, देखिए ये तो मेहंदियों की वैसे एक सौगात है, लेकिन अब मैं बात करूंगी इस पान की, इस पान के साथ पान का पत्ता, ठीक है, ये देखिए ये पान का पत्ता है। अगर ठंड लग जाती है आप लोगों को, आपके घर में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे होते हैं वो कि जो 2 साल से छोटे होते हैं, एक बच्चे वो होते हैं जो 80 साल से बड़े होते हैं, वो भी बुजुर्ग भी बच्चे बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर ठंड लग गई है, किसी को अगर दमे की शिकायत है, ठीक है, अगर खुदा ना खासा उसकी सांस नहीं जुड़ रही, उसको उसकी सीटी निकल रही है सांस के अंदर से, तो उसका हमने क्या करना है, हम ये लो मैं आपको काम पे लगाऊंगी, ये आपने इतना सा ये तोड़ना है, काम किया, थक गई है अभी तो, कल ये आपने सिर्फ ये इतना सा पीस लेना है, ठीक हो गया। इसके अंदर आपने ये डाल दिया, एक ही गुलाब, कूटना नहीं, कूट, इसके साथ आपने थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डालें, 1 चुटकी नमक के साथ सिर्फ ये 1 लौंग फूल वाली, ठीक है, ये 1 लौंग फूल वाली आपने डालनी है। डालने के बाद इसको थोड़ा सा इसमें नमक, और अगर आपके पास अवेलेबल है न्याज़बो के पत्ते, पान का 1 हिस्सा ये डंडी वाला, ठीक है, 1 लौंग, 2 न्याज़बो के पत्ते और 1 चुटकी नमक, ये डाल के ये लो, ये कूट लो हाथ में लेके। मैं अगला करती हूँ। ये आप लोगों ने इस तरह करना है कि जब रात को सोते हुए सिर्फ मुंह में रख लेना है। इसके अंदर देखे ना, मैंने कत्था चूना कोई चीज नहीं डाली, सिर्फ 2 न्याज़बो के पत्ते, थोड़ा सा पान का 1 डंडी और 1 लौंग डाली है, थोड़ा सा नमक डाल के आप रखे। आपको जितनी मर्जी दवा है, जितना मर्जी, ठीक है, आपकी सांस में इरिटेशन है, आपको खुदा ना खास्ता इतना सांस हो रहा है कि आप बैठ नहीं सकते हैं, इमरजेंसी में इनहेलर नहीं है आपके पास, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो ये आपकी इमरजेंसी की वो मेडिसिन है कि जिसको इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करेंगे तो आप इस मसले से आपकी जान छूट जाएगी। देखिए इन चीजों को हम सिर्फ पान खा लिया, शौकीन आपने आपा इसमें क्या मिलाया इस पान के अंदर? इस पान के अंदर मैंने ना कत्था डाला है, ठीक है, अच्छा। चूना डाला है, थोड़ा सा चूना लगाया है, और साथ में मैंने इसके अंदर मुलट्ठी डाली ताकि आपके गले को साफ रखे, ठीक है, हाँ गले को साफ रखे मुलट्ठी। ये देखो ये बन गया, ये मैं आपको दिखाऊं मुलट्ठी, खुशबू देखे ना कितनी अच्छी आ रही है। ये कितना सा बना है, ये मैं फिंगर पे, ये आपने फिंगर पे रख के ये देखिए, ये इतना सा बन गया। बस आपने इसको मुंह में रखना है और आहिस्ता इसका जो अरोमा, जो इसका जूस अंदर जाएगा, इंशाल्लाह आपके लंग्स जो हैं वो 0 मीटर हो जाएंगे, ठीक हो गया। हाँ जी, अब अगली बारी आती है हमारी मेहंदी की, ठीक है, आई मेहंदी की रात। मेहंदी की रात, ठीक हो गया। अच्छा मेहंदी जब लगाते हैं हम, ठीक है, तो जो देसी मेहंदी होती है, सर मेरे पास ये देसी मेहंदी है, ठीक, अब इसका रंग नहीं आता, इसलिए हम किस तरफ चले गए हैं, आर्टिफिशियल की तरफ, जिससे होता क्या है कि एलर्जी हो जाती है, जिससे एलर्जी के साथ दाने फूट जाते हैं और फिर वो हाथों पे जख्म बन जाते हैं। तो आपने इस मेहंदी के रंग को तेज कैसे करना है, सिर्फ हाथों के लिए, बालों के लिए नहीं, मैं कह रही बालों के लिए इसका और ट्रीटमेंट है, क्योंकि आजकल अब बात हो रही है हाथों पे लगाने की, ठीक है ना। तो इसमें जिस तरह अब आपके पास, अगर वैसे बहुत ज्यादा मेहंदी को लेकर रुमानवी भी बना देते हैं कुछ शायर भी, कहते हैं कि मेहंदी का जो रंग है वो ज्यादा तेज इसलिए होता है कि जिसके नाम की लगाई जाती है उसकी मोहब्बत पे डिपेंड कर रहा होता है। सास बहुत प्यारी ऐसा है नहीं, सास प्यारी, सास को प्यारा वो होता है जिसका पान रचता है। ये जो इसने बात की है ना वो होती है बिल्कुल जिसके नाम से जुड़ी जाती है ना। अच्छा यानी ठीक है मेरा अंदाजा। हाँ हाँ सुनते हम भी यही आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप बताएंगे आप किसका कलर कैसे? नहीं ये बात हमें करनी चाहिए, कभी किसी का आपस में प्यार और मेहंदी का रंग ना आए तो वो मुतनफर हो जाएंगे, मैं यही कह रही ना। अच्छा चले उनके लिए मैं बता देती हूँ, आप जबरदस्ती भी मेहंदी का रंग तेज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आपने लेट से इतनी मेहंदी ली है,
ओके। ठीक हो गया। इसके अंदर आपने, मैं इधर बना के आपको दिखाती हूँ, आपने इतनी मेहंदी ली है, ठीक हो गया, ये ले, ये इतनी मेहंदी हो गई है। इसके अंदर हाँ ये थोड़ा सा गेंदे का फूल डाल ले, या आप हल्दी है तो आपके पास हल्दी डाल ले, क्वांटिटी में, हाफ क्वार्टर क्वांटिटी में आपने ये डाल ली है। और जितना आपने ये डाला है ना, उतना ही आपने इसके अंदर कोई भी सरफ हो घर में। अच्छा जी, ये इमरजेंसी वाला मैं बता रही हूँ। जिनको ये हो जाए कि मेहंदी का रंग नहीं आ रहा तो वो जबरदस्ती तेज कर सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। 1 चम्मच आपने सर्फ डाल देना इसके अंदर। सर्फ डाल के इस मिक्सचर को आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद सिर्फ आपने लेमन से उसकी पेस्ट बनानी है। जैसा ये मेरे सूट का रंग है ना, तेज मैरून, आप देखेंगे कि मेहंदी का रंग वैसे हो जाएगा। ये मेहंदी का इमरजेंसी देसी मेहंदी का रंग चढ़ाने का तरीका है। लेकिन ये आप लोगों ने बालों में नहीं लगानी, क्योंकि इसके अंदर डिटर्जेंट डाल दिया है, तो वो बालों की ये है कि जो सरफेस है उसको खराब कर देगा, हाथों को नहीं खराब करेगा। जब आपने मेहंदी लगाई, इसको 20 मिनट रखें। 20 मिनट रखने के बाद इसको सिर्फ ये कि सरफ जो होता है ना, उसका दाना खत्म होना चाहिए। सही, ठीक हो गया। आपने इसको इतना मिक्स करना है। हाँ, मिक्स करके फिर आप इसको लगाएं। लगाने के बाद आप देखेंगे नाखूनों पे भी बिल्कुल नेल पेंट जैसा कलर आएगा। ये इसका इमरजेंसी मैंने टोटका बता दिया। स्क्रब से आप जो है वो क्रीम में कन्वर्ट कर लें उसको, क्रीम में कन्वर्ट कर ले एक्चुअली, और लेकिन लेमन जूस के साथ, और चीज नहीं आपने डालनी। ठीक हो गया। अगली चीज है टाइम थोड़ा सा। जी बिल्कुल, टाइम ही टाइम है आपके लिए आज। हाँ जी, ये देखिए, ये सरसों का तेल है। जैसे सरसों के तेल के साथ आपने ये देखो, मेहंदी का मैंने बताया था ना कि आपने मेहंदी में हम रखते हैं लगाने के लिए शुगन के तौर पे, ठीक है ना, ये शुगन होता है। तो इसको बाद में आपने यूज कैसे करना है कि आपके बाल, आपकी बॉडी, एक तो मैंने आपको ये उपटन ऑयल बना के दिखा दिया, ठीक है। ये आपने उपटन ऑयल लगाना, आपने सर से पांव तक गोरा होना है, ठीक है। आपने, आपकी स्किन जो है सिर्फ गोरी नहीं होगी, आपकी स्किन इससे हेल्दी होगी। ये देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा जो ये गुलाब है ना, गुलाब और गेंदे, इसका हल्का सा देखिए पानी भी नजर आ रहा है। मैं अक्सर अपनी उसमें बताती हूँ ना कि आप थोड़ी सी स्किन को वेट करके फिर मॉइस्चराइज किया करें, ताकि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए और आपकी स्किन अच्छी ग्लो करे। तो ये है कि अब आ गई है सरसों के तेल की बारी। इससे आपने अपने बालों को कैसे अच्छा करना है, ठीक है। जब मेहंदी, फूल, गेंदा, ये सब कुछ, और साथ में उसके ये तेल रखा होता है एक प्याली के अंदर, खास तौर पे वहां पे चिराग जल रहा होता है। अगर आप उस चिराग के अंदर, जो मेहंदी वाले चिराग होते हैं ना हमारे, जिनके अंदर हम तेल डालते हैं, उस बत्तियों में अगर आप थोड़ा सा ये वाला डाल लें ना, दालचीनी और लौंग उसी में कूट के थोड़ी सी जो बत्तियां बनाते हैं ना, उसके अंदर आप 2 चीजें डाल ले, और बाद में आप उस तेल को इकट्ठा करके रख लें। आप उसको अपनी पलकों पे लगाएं, अपने बालों में लगाएं, और जहां वक्त से पहले जो, अगर आपकी भौवें सफेद हो जाती हैं तो आप अपनी भौवों में लगाएं। मैं कहती हूँ कि उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके बाल इतने अच्छे होंगे कि आप हैरान। ये देखिए, एक मेहंदी के अंदर से ही कितनी सारी चीजें निकली हैं, सारी चीजें। हम क्या करते हैं, मेहंदी एंजॉय करते हैं और चले जी फिर झाड़ू के अंदर हम सारी चीजों को निकाल देते हैं। अच्छा, गेंदे के फूल का देखिए, मैंने अभी आप लोगों को सीरम बताया है, इसका शावर बताया कि आपने कैसे लेना है, आपने इसका पाउडर बना के पूरे साल का उपटन कैसे बनाना है। लेकिन इसके अलावा एक और इसकी हैरान कुन इजाद है कि जो कि मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी, क्योंकि आज का हमारा सेगमेंट ही बहुत मजे का है। आज हमारा वेडिंग स्पेशल, ये वेडिंग स्पेशल चल रहा है। खूब चमके, तैयारी शुरू कर दे। जैसे मैं और दूर हो जाएंगे, जैसे मैं और हम चमके, उज़ैर ने मैचिंग की हुई है इसी तरीके से। अच्छा जी, अगली चीज आती है हमारे पास, जिस तरह मैंने इसके अंदर डाली है मुलट्ठी, ठीक है, पान के अंदर मैंने मुलट्ठी डाली हुई है। तो मुलट्ठी का मैं आपको, मुलट्ठी और जावित्री, ये देखिए मुलट्ठी आपने इस तरह की लेनी है, ठीक हो गया। ये आप गाना गाए, क्योंकि मैंने इसके अंदर छालिया जो सुपारी है वो खत्म कर दी है, उसकी जगह मुलट्ठी डाल दी ताकि थोड़ी देर मुंह में रहे लकड़ी। आपने ये करना है कि इसको तोड़ के साथ में थोड़ी सी जावित्री जो होती है, जायफल वो होती है जो इसके अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। जावित्री, हाँ जी, जो जायफल होती है ना, उसके अंदर की छालिया को कहते हैं। उसको ये होता है कि आप जायफल लेके उसको घिस के दूध के साथ या अर्के गुलाब के साथ आप छैयों पे लगाएंगे तो आपकी छैयां खत्म हो जाती हैं। उसके ऊपर जो इसके अंदर होती है, उसके ऊपर कवर होता है इसका जावित्री का। इसकी जो खुशबू है ना, इसकी खुशबू सूंघ के देखो, जैसे कि हम, क्योंकि ये देखिए स्पाइस जो है ना, चाहे देखिए ये स्पाइस है, चाहे हमारे पान के जो भी हिस्सा, हमने इसको खुद से खराब कर लिया। ये बहुत फायदेमंद है। आपने मुलट्ठी लेनी है और ये जावित्री, जायफल का ऊपर वाला हिस्सा, इसको जरा सा कूट के आप इसको तकरीबन 100 ml, ये देखिए मैंने लिया है तकरीबन, अगर मैं इसका वजन करूंगी तो 1 ग्राम आई थिंक या 2 ग्राम बनेगा, इतना सा ही ये बनेगा। आप इसको कूट के सिंपल जो डिस्टिल वाटर होता है ना, डिस्टिल वाटर के अंदर डाल के रख दे सारी रात के लिए। सारी रात
डाल के रख दें। फिर इसके बाद आप इसमें तकरीबन अगर 100 ml आपका ये वाटर बन गया है, मैंने 50 ml कर लें, आप 100 ml कर लें। 100 ml अगर आप कर लेते हैं ना तो उसके अंदर आपने 50 ml जो है वो ग्लिसरीन ऐड करनी है सुबह, इसका कलर आ जाएगा, ठीक है। वो ग्लिसरीन ऐड करके आप उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाल के रख लें और उसके अंदर अपनी फेवरेट कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल लें, रोजमेरी का डाल लें, आप लेमन का डाल लें, आप ऑरेंज का डाल लें। ये आपका ना वो टोनर बन जाएगा कि जिसको आप मेकअप करने से पहले, क्योंकि देखिए शादियों के सीजन में सिर्फ हमने निखरना नहीं है, तैयार भी होना, मेकअप भी करना है, उसकी भी एक टिप होनी चाहिए। आपने ये करना कि पहले उस टोनर से आपने एज ए मेकअप प्राइमर, ठीक है, यूज करना है। उससे होगा ये, एक तो आपका मेकअप ग्लो करेगा, दूसरा ये होगा कि स्किन के अंदर जाके आपके पोर्स को ओपन नहीं करेगा, आपके पोर्स मिनिमाइज होंगे और आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा और आपकी स्किन जो है वो रीजनरेट हो जाएगी, डैमेज नहीं होगी मेकअप के असरात से। बहुत बढ़िया, बड़े ज़बरदस्त नुस्खे, और शादियों का सीज़न है आप सब जानते ही हैं, तो धूमधाम भी इस वक्त जारी है। तो फुली आप भरपूर अच्छे तरीके से तैयार हों, तैयारियां करें, नुस्खे अपनाएं और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाएं और अपने इवेंट्स को एंजॉय करें। यहाँ वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, इंतहाई अहम और हसास मामले पर बात करेंगे जिस पर क़यास आराइयों का जो बाज़ार है वो गर्म हो चुका है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा रिटायर्ड हो चुके हैं। अब सबकी नज़रें जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री पर लग गई हैं। डेडलाइन गुजर गई है मगर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर तबसरों की बारिश शुरू हो चुकी है, क़यास आराइयों की गूंज है और हर तरफ तजस्सुस है। और एक नया ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ताख़ीर क्यों हो रही है। बढ़ती अफवाहों और क़यास आराइयों पर अगर हम देखें तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मैदान में आए। उन्होंने बताया कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ा सब्र करें, जल्द नोटिफिकेशन होगा, गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ ना की जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक नोटिफिकेशन आएगा, जल्द ही ये मामलात हल हो जाएंगे। मगर सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इतने अहम और हसास ओहदे पर तकर्री में ताख़ीर क्यों है। सवाल खुद ब खुद उठता है कि आखिर रुकावट है कहाँ। और इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की खौफनाक लहर भी जारी है। अफगान और भारत गठजोड़ पाकिस्तान के सामने खड़ा है। ऐसे मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तकर्री वक्त की अहम ज़रूरत है और हुकूमत फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे, क्योंकि इतने हसास वक्त में गैर यकीनी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया सुनो न्यूज़ की डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन साहिबा ने। गजाला, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। CDF की तकर्री के लिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, इस ताख़ीर की वजह क्या बताई जा रही है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नोटिफिकेशन के हवाले से मेरी इदारों में मौजूद कुछ ज़िम्मेदारान के साथ और हुकूमत में मौजूद कुछ शख्सियात के साथ बातचीत हुई है और मैं आपको ये बड़ा ज़िम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि अगर कोई भी ये समझ रहा है कि CDF को लेकर, CDF के ओहदे को लेकर या इस पर तकर्री को लेकर इदारों में या हुकूमत में कोई समझ लें कन्फ्यूजन है या अगर इसको हम थोड़ा खुले अल्फाज में बोलने इख्तलाफ है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि ताख़ीर। देखिए, मैं नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं ताख़ीर का लफ्ज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि आइन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि नवंबर के आखिर में या दिसंबर के महीने में CDF अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क में कहीं भी कोई आइनी बहरान या इंतज़ामी खला की कैफियत नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अपना काम बाखूबी सरंजाम दे रहे हैं और अगर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती हो भी जाए तो ये याद रखिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम में की गई आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ ही बहरहाल जो फौज के इंतजामी मामलात हैं वो संभालेंगे और इसके साथ जो एयर चीफ है और नेवल चीफ है वो एयर स्टाफ के और नेवल स्टाफ के यानी कि दोनों इदारों के अपने अपने मामलात संभालेंगे। तो यहाँ तक ना ही कोई कंफ्यूजन है और ना ही कोई मसला है। CDF का बेहतर ये होता कि कंफ्यूजन ना होती। जो एक
नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाता। लेकिन बहरहाल ये याद रखिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो दोनों विजिट्स थे, यानी कि बहरीन का और उसके साथ लंदन में जो उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट्स थी, हुकूमत में शामिल कुछ जिम्मेदारान ने मुझे बड़ा क्लियरली ये बताया है कि ये सब पहले से तय था। उनकी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी पहले से तय थी और उसके साथ ही उनका जो बहरीन का अहम दौरा है वो भी पहले से तयशुदा था। नोटिफिकेशन पिछली तारीखों में किया जाता तो वो इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि बहरहाल जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है वो 27 नवंबर को ख़त्म हुआ। और ये याद रखिएगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ी कंफ्यूजन है। जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है, उनकी जगह जो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है वो आएंगे। और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है उनका काम सबसे ज्यादा उस वक्त शुरू होगा जबकि खुदा न खास्ता मुल्क में जंग की सूरत हाल होगी, कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए। और आप जानते हैं कि इसकी ज़रूरत भी, हम बहुत दफ़ा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी ज़रूरत भी इसीलिए महसूस की गई कि हालिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में ये महसूस किया गया कि जो बदलते हुए डोमेन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतह हुई। और सबसे अच्छी बात है कि हमने उस फतह के बाद इस ज़रूरत को महसूस किया कि बदलते हुए जो डोमेन है, जो वॉर डोमेन में तेज़ी से तब्दीली आ रही है, उसके मुताबिक मजीद जो एक यकसानियत है वो लाई जाए। सही। एक और चीज आज आपके प्रोग्राम आपने जी कंफ्यूजन तो दूर कर दी है, आप गहरी नज़र भी रखती हैं। आप ये कहिएगा कि कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इम्कानात क्या है, क्योंकि सवालात तो उठ रहे हैं, कंफ्यूजन तो ये है। तो और आईनी तौर पर ये भी बताइएगा कि मुद्दत होती कितनी है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं आपको आईनी मुद्दत के हवाले से बताऊं। देखिए 2024 में आर्मी एक्ट में तरमीम की गई जिसके बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2027 नवंबर तक तय हो गई, ठीक है। लेकिन जब अब की तरमीम हुई है 27वीं तरमीम, इसके मुताबिक आर्मी चीफ और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे यानी कि CDF, वो एक ही शख्सियत के पास ओहदे होंगे। तो ये याद रखिएगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, वो आज होता है, वो कल होता है, वो दिसंबर के आखिर में होता है, वो जनवरी में होता है, वो हफ्ते के बाद होता है, तब से ही आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल के लिए दोबारा शुरू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि CDF 2030 तक रहेगा और आर्मी चीफ 2027 में उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अब अगर नवंबर में CDF की तैनाती होती है तो 2030 तक अगर CDF रहेगा तो आर्मी चीफ भी 2030 तक रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज के नोटिफिकेशन कब तक होने का इम्कान है, तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि मेरी इतलात के मुताबिक ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी की जानिब से एक ख्वाहिश का इजहार किया गया था और वो ये चाहते थे कि क्योंकि मुल्क में पहली दफ़ा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तरतीब दिया जा रहा है और किसी शख्सियत को दिया जा रहा है, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि इसके लिए इस ओहदे के शायान शान एक तकरीब का इनकाद किया जाए। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से में मौजूद नहीं थे, इसलिए उस तकरीब का इनकाद नहीं किया गया। मेरी इतलात के मुताबिक ऐवान सदर में एक तकरीब का इनकाद किया जाएगा और जिस तरह से कि आर्मी चीफ को एक का केन दी जाती है, उस तरह से कोई ना कोई ऐसा एक एजाजी चीज दी जाएगी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को जो ये जाहिर करेगी और जो ये अहमियत वाजे करेगी कि ये तीनों मुसल्लह अफवाज जो हमारी हैं उनके लिए एक इकाई की हैसियत रखते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताती चलूं कि ये याद रखिएगा कि किर्गिस्तान के सदर कल पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। उनकी मसरूफियात होंगी, वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, सदर से मुलाकात होगी, वज़ीर आज़म वतन वापस तशरीफ ला चुके हैं। और हाँ, एक और कन्फ्यूजन, लोग उनकी लाहौर रवानगी के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो मुझे आज से 5 दिन पहले ये इतला मिल चुकी थी, हुकूमती ज़राए से ये इतला मिल चुकी थी कि ये पहले से तयशुदा था और ये 27 नवंबर से पहले से तयशुदा था कि वज़ीर आज़म लाहौर में ही लैंड करेंगे। उनकी नवाज शरीफ से उन्होंने एक मुलाकात करनी थी और ये सब 27 नवंबर से पहले की बातें हैं। तो अगर आपको वो हमारी पंजाबी में कहते हैं ना कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के लिए, इदारों के लिए सत्ते खैरा ही नहीं, तो अभी आप इसको इसी तरह से ही लें कि यानी आप ये कह रही हैं कि ये बाकायदा एक मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब होगी, उसमें बाकायदा तौर पर ये ओहदा जो है तफवीज़ होगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये बातें जो हो रही थी कि नोटिफिकेशन की नोक पलक सवारी जा रही है क्योंकि पहली बार होना है तो बड़ा एहतियात से काम लिया जा रहा है, यानी नोटिफिकेशन तैयार है? नहीं, नोटिफिकेशन तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि वो जो नोक पलक संवारने के, ये भी आपने एक अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताऊं कि जो 27वीं आईनी तरमीम की गई थी उसमें CDF का ओहदा
आर्मी चीफ के मुताबिक होगा, यानी कि आर्मी चीफ और CDF एक ही होगा। ये उसकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी और उसका तकर्रुर कैसे होगा, और इसका तकर्रुर भी वैसे ही होगा इस ओहदे का जैसे आर्मी चीफ का होता है, यानी कि वजारत दिफा से वजीर आजम के पास समरी आएगी, वजीर आजम उस समरी को अप्रूव करके सिफारिश भेजेंगे सदर साहब को, और फिर सदर साहब उसको अप्रूव करके और फिर उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अच्छा, जो थोड़ा बहुत आपको कहा जा रहा है कि इस हवाले से नोक पलक सवारी जा रही है, तो वो सिर्फ इस हवाले से थोड़ी सी चीजें हो रही हैं कि उनको हासिल अख्तियारात क्या होंगे। ठीक है, जो मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन है, जो तीनों अफवाज में मुश्तरका ताउन में इजाफा है, या फोर्स स्ट्रक्चर की तंजीमें नौ है, उस हवाले से कुछ चीजें आइन में बहरहाल बाकी रखी गई थी कि आगे के मामलात को देखकर उसमें मजीद फिर कानून साजी की जाएगी। तो लेकिन वो उस वक्त होगा जब CDF का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और CDF अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, और फिर CDF के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद CDF वजीर आजम और फिर उनकी मशावरत से और फिर सदर जरदारी जो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होंगे उनके ओहदे की मंजूरी देंगे, और वो कोई 3 स्टार यानी कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल होंगे जो कि हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को ये दिया जाएगा। तो उसके बाद ये वाला ओहदा दिया जाएगा जो कि कमांडर हैं एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के, जो इससे पहले हमने जिक्र किया उसका। लेकिन जो थोड़ी सी अगर नोक पलक भी सवारी जाएगी, लेकिन वो भी बाद में याद रखिएगा जब इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो मेरी इतलात के मुताबिक अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नोटिफिकेशन तैयार है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद आएंगे उसके बाद नोटिफिकेशन तैयार। जैसे आप भी बता रही हैं कि अभी पॉसिबिलिटी है कि तैयार नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, तो वो प्रोसेस के हवाले से बता दें कि कहां तक पहुंचे। जी बिल्कुल, जो वो तो खैर हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ही इस हवाले से एक एक्सपर्ट पैगाम दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, और प्रोसेस जी ये समझ लें कि 27 नवंबर के बाद से शुरू हो चुका है। जैसे ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हुआ था, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का तकर्रुर किया जाएगा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उनका ओहदा नहीं है, उनके ओहदे की यानी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे की जगह जो हमारे ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है उनका ओहदा लाया गया है। ये एक नया ओहदा है, यानी कि चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस वाला यानी कि CDF वाला एक नया ओहदा है, वो किसी की जगह पे बहरहाल लाइक नहीं आ रहा। अच्छा गजाला, ये जो क्यास आराइयाँ की गई, ये जो अफवाहें हमने सुनी और फिर बैरून मुल्क से भी जो प्रोपेगेंडा किया गया कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से कि एक सफ़ा जो है वो अब नहीं रहा, फ़ौज और हुकूमत के दरमियान उन्होंने कोई रिफ्ट ज़ाहिर करने की अपनी तई जो उनकी ख्वाहिश थी वो उन्होंने जाहिर की है। तो इसी पर मोहसिन नकवी साहब जो है वो खासे बरम थे कल, और वो ये कह रहे थे कि कार्रवाई ज़रूर होगी, इनको वापस लाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और देखिए मोहसिन नकवी साहब की जो बरहमी की वजह है वो सिर्फ ये CDF वाला या ये वाला मामला नहीं है। आप इससे पहले देख लें, आप इवन जब हमारी पाक भारत जंग जारी थी उस वक्त देख लें किस तरह से बाहर से प्रोपेगेंडा किया गया, या अभी जो हमारे अफगानिस्तान के साथ मसाइल चल रहे हैं, जो सरहदी कशीदगी चल रही है, और मुल्क को इस वक्त ये याद रखें कि KPK और बलूचिस्तान में देखें तो मुल्क को बहुत अरसे के बाद दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना है। कई सालों के बाद इस्लामाबाद शहर के वस्त में खुदकुश धमाका होना ये जाहिर करता है कि मुल्क को अंदरूनी सलामती और सरहदी कशीदगी के हवाले से कितनी ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। तो जो मोहसिन नकवी साहब की खफगी थी वो इस वक्त थोड़ी ज्यादा खुलकर सामने आ गई, लेकिन बहरहाल ये पीछे से मामला चला आ रहा है, और इस हवाले से मुख्तलिफ वुज़रा से जब बात होती है, ओहदेदारान से बात होती है, और हमारे अपने कानून में ये दर्ज है कि आप बगैर, और पीका एक्ट के हवाले से भी देख लें कि आप इवन सोशल मीडिया पे भी जब तक आपके पास सबूत ना हो आप किसी की तस्वीरें लगा के इस तरह से ट्वीट्स नहीं कर सकते हैं, इस तरह से व्लॉग्स नहीं कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी ख्वाहिशात को खबर का कम अज कम दर्जा नहीं दे सकते हैं। और वही हमने देखा कि वो गम और गुस्सा जो हमें गुज़िश्ता रोज मोहसिन नकवी साहब के लहजे और दुरुस्त फरमाया आपने कि तो हम अरसे से देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ का सिलसिला जारी है। गजाला नौरीन हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जो अफवाहें हैं वो बगैर तस्दीक के फैलानी नहीं चाहिए, जिम्मेदार जो हैं यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी हसास तकर्रुरी है जिसके हवाले से इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो कि गलत है। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज हमारा जो मौजू है वो याद भी है आपको किस मौजू पे बात करनी है आज हमने? उज़ैर, ये वही वाली बात है कि जो बातें याद रखनी होती हैं हमेशा भूल जाता क्योंकि भूलने की बीमारी अब सिर्फ उम्र रसीदा
अफराद तक महदूद नहीं है, वो दिसंबर भी तो आ रहा है ना, तो फिर शायरी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है साथ साथ। नौजवान नस्ल में भी ये मसला जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और बार बार हम कुछ भूल जाते हैं, चीज़ें कहीं रख कर भूल जाते हैं, नाम अक्सर जहन से निकल जाते हैं, डेट्स अक्सर जहन से निकल जाती हैं और इस तरह की सूरत हाल में हम यकीनन जिस तरह के घर वालों के नाम भी अक्सर हमारे जहन से निकल जाते हैं। तो ये मामूली सी बात नहीं है, बल्कि ज़हनी सेहत की तरफ एक बड़ा इशारा है। आज के दौर में बढ़ता हुआ ज़हनी दबाव, नींद की कमी और हद से ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम है, गैर मुतवाज़न ग़िज़ाएँ हैं, तेज़ रफ्तार तर्ज़ ज़िंदगी है, ये सब दिमाग की कारकर्दगी और याददाश्त को कैसे मुतासिर कर रहे हैं? जवानी में भूलने की आखिर असल वजह क्या है? इसके खतरनाक इशारे कौन से हैं या क्या ये मसला काबिल इलाज है? इसको बेहतर किया जा सकता है? दिमाग को दोबारा मजबूत बनाने के बेहतरीन तरीके कौन से हैं? ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसी अहम मौजू पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदीहा कंवल साहिबा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान डॉक्टर साहिबा। बहुत ये बताइएगा कि जवानी में भूलने की अब बीमारी, पहले तो बुढ़ापे में सुनते थे, अब ये जवानी में अचानक इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ना शुरू हो गई है? आपने क्या इसकी वजूहत तलाश की? बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। और एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी ओवर हाइप्ड और निगलेक्टेड जो इशू पे बात करने के लिए। अच्छा देखिए, मेमोरी जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेमोरी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो डिफरेंट सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन पे पहुंचती है और एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू कुछ एरियाज़ में थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है और उसके बाद कुछ ऐसे एरियाज़ में चली जाती है जहाँ पे वो परमानेंट जाके स्टोर हो जाती है और वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बनती है और जब हम रिकॉल करना चाहते हैं तो वो रिकॉल हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अब इशू क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, एक होती है फॉरगेटफुलनेस और एक होती है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब ये है कि आपको कोई ऑर्गेनिक ब्रेन का मसला है, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है, ज़्यादातर 65 ईयर्स के बाद। डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, ये इटसेल्फ एक सिंगल कोई चीज़ नहीं है बल्कि इसके नीचे मल्टीपल जो है ना वो डिजीज़ेस आती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। ठीक है, जिसमें मेमोरी का इशू आता है। ये तो हो गया ओल्ड एज में। इसका यंग एज में होने के इम्कान इतना ही है जितना आप समझ लें 0.5%। यानी कि अगर यंग एज में आपको कुछ मेमोरी का इशू है तो ये जहन में रख लें कि 99.5% चांस ये है कि आपको डिमेंशिया नहीं है या अल्जाइमर्स नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस। अब फॉरगेटफुलनेस क्या चीज़ है? वो यही जैसे अभी आप बात कर रहे थे, हम किसी कमरे में एंटर किए और सडनली हम भूल गए कि हम किस मकसद के लिए एंटर हुए थे। की छोड़ दी, मोबाइल छोड़ दिया, किसी का नाम भूल गए, चश्मा यहाँ रखा है और पता चल रहा है कि Exactly. आपने लगाया। भूल जाते हैं कि बात करते करते कि मैंने ये वाला टॉपिक भी छेड़ना था या ये बात मैंने करनी थी। एग्जैक्टली और अभी मुझे खुद भूल रहा है कि अभी मैंने आगे क्या बात करनी है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये दोबारा आपको आफ्टर फ्यू मिनट्स या फ्यू डेज आपको खुद रिकॉल हो जाता है, या अगर कोई आपको हिंट दे तो आप उस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट फॉरगेटफुलनेस इज। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये भी बताइएगा कि ये जो नाम लोग भूल जाते हैं, हालांकि भुट्टो साहब के हवाले से कहा जाता था कि उनकी ये बड़ी क्वालिटी थी कि वो एक एक वर्कर को उसके नाम से जानते थे, चाहे वो सिंध में या लाहौर में, और ये बड़ी खूबी थी उनकी। लेकिन लोग नाम जो है वो नहीं याद रख पाते और बड़ा मसला होता है, मेरे साथ भी होता है। और अक्सर कुछ लोग रास्ते भी भूल जाते हैं, रोड सेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो रास्ते भी भूल जाते हैं। ये हमारे फोकस का मसला होता है, हम सही तरह फोकस नहीं करते हैं, जिसका हमने याद रखना होता है, जहाँ का रास्ता, जहाँ का नाम, सिर्फ वो हम रख पाते हैं। हाँ, और दूसरे पे हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते, इसलिए नहीं वो रहता। क्या ये वाकई ठीक है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं या कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे एक नाम है, न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हम किसी से मिल रहे हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी तवज्जो ज़्यादातर ये होती है कि हाँ, किसी ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई आपको अपना नाम बताता है तो ज़्यादा हमारी तवज्जो उस नाम से ज़्यादा हमें उन चीज़ों, एक्स्ट्रा चीज़ों पर होती है जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो आपकी बात पर भी पूरी तरह अग्री करूँगी कि अगर हम किसी चीज़ को फोकस नहीं करते या उसको रिपीट नहीं करते हैं, हमारा ब्रेन रिपीटिशन से चलता है। कोई भी इंफॉर्मेशन बार बार हम रिपीट करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में इसी तरह बम्बार्डमेंट होती रहती है। सिखाया गया था कि जो कुछ याद करें उसे लिखें जरूर, लिखने की मश्क जरूर करें,
वो फिर आपको असबर हो जाएगा। हाँ, मैं आपको छोटी सी आपके लिए टिप दे देती हूँ कि अगर आप किसी से मिलें तो जब वो कोई बंदा आपको अपना नाम बताता है, कोशिश करें उसको रिपीट करें कि थैंक यू सो मच फरहान या आसिया या कुछ। तो ये क्या होगा कि आपका जो ऑडिटरी मेमोरी है वो भी आपकी वो देखने में भी और आपके सुनने में भी वो चीज़ आती है। तो जब आप उसको रिपीट करते हैं तो आपकी मेमोरी उस हिसाब से डॉक्टर साहिबा, कौन सी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप भूल रहे हैं और मुसलसल भूलते चले जा रहे हैं, तो फिर आप समझें कि कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि हम देखते हैं आजकल तो डिप्रेशन बहुत है, जहनी तनाव बहुत है, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं आपके ब्रेन मेमोरी को? हाँ बिल्कुल। आपके पहले सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो उसमें ये है कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी है ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज है जो यंग एडल्ट्स में, यानी कि आप कह लें 45 या 50 ईयर्स से पहले के जो जवान लोग हैं उनमें मेमोरी इश्यूज़ क्रिएट करने की, जिसको हम फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब आप डिप्रेशन और एंजाइटी में होते हो तो आपका वो अटेंशन नहीं रहता, आपकी वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहती, आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो इस वजह से आप वो इन्फॉर्मेशन को उस हिसाब से गैदर नहीं कर पाते और आपके ब्रेन में नहीं आप उसको लेके पाते हैं। फिर मैं वही बात करूँ, आपका सवाल का पहला हिस्सा कौन सा था? मुझे लगता है आज हम बहुत आज हमारा भूल जाने वाला मौजू है। एग्जैक्टली। अक्सर हम ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम मेंटली कहीं और होते हैं। तो ये एक चीज़ भी होती है समटाइम्स कि हम आदत बना लेते हैं। तो अलार्मिंग साइन कौन सा है? अच्छा देखिए, ये उम्र के हिसाब से मैं डिफरेंट इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। एक होगी ओल्ड एज में 65 के बाद वो कौन से सिम्टम्स है जो हमारे लिए अलार्मिंग है, और यंग एडल्ट्स में वो कौन से सिम्टम्स है जो थोड़े अलार्मिंग हमें लगते हैं। ऐसे लोग जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है डिमेंशिया की या अल्जाइमर्स की, जैसे किसी के दादा को, अब्बू को इस तरह की कोई बीमारी है फैमिली में, तो ये हाई चांस है कि आपको अगर प्रोग्रेसिवली ये चीज़ हो रही और आपको लग रहा है कि मेरी मेमोरी जो है ना वो दिन ब दिन एक प्रोग्रेशन के साथ ख़राब हो रही है और मेरी वो मेमोरी नहीं रही है, और न सिर्फ आपको महसूस हो रहा है बल्कि आपके आसपास जो आपके अफराद हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, वो भी ये नोटिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा मार्केट जा रहा था, वापसी का रास्ता भूल गया, ठीक है, किसी का नाम, जैसे कि बहुत करीबी लोग हैं उनका नाम भूल गया, अपने पहले बच्चे का अंडरपास भूल जाते हैं कि किससे बाहर निकल दो आगे चले जाते हैं। हाँ, ये चीज़ें अलार्मिंग है। और ओल्ड एज में इस तरह से कि आपका जो आप चीज़ें रेगुलरली करते थे, जैसे कि आप कोई चीज़ कॉफ़ी बना रहे थे जो आप सदियों से बना रहे हैं, एंड यू सडनली फॉरगेट कि कॉफ़ी बनती कैसे है, ठीक है, और आप अवेयर नहीं। समटाइम्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जिसको मेमोरी इशू होता है, जिसको डिमेंशिया होता है, वो इस चीज़ को इससे अवेयर ही नहीं होता कि मुझे मेमोरी प्रॉब्लम है, कहते हैं मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, नींद की कमी भी एक मसला है। ये दिमाग की कारकर्दगी या हमारी याददाश्त से कितनी लिंक है, कितनी तेज़ी से उसको मुतासर करती है? नींद जो है ना हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा लाइफ का एक हिस्सा है, जिसमें हमारी ख़ास तौर पे सिर्फ नींद नहीं, क्वालिटी स्लीप, जो डीप स्लीप होती है, वो वाला स्लीप होता है जिसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं ना वो हमारी मेमोरीज में कन्वर्ट होती है। तो 7 से 10 घंटे का कहते हैं कि आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको नींद लेनी चाहिए, क्वालिटी नींद लेनी चाहिए। तो अगर हम वो वाला स्पैन हमारा कम हो जाता है तो जो इन्फॉर्मेशन हमने सारे दिन में गैदर की है, ऑब्वियसली उसको मेमोरी में कन्वर्ट होने के लिए वो टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली नींद अगर जिन लोगों की पूरी नहीं होती, ख़ास तौर पे जो हमारे आजकल के जवान नस्ल है और सारी रात आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो आपका जो क्वालिटी स्लीप है वो टाइम जो होता है ना वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ऑब्वियसली फिर मॉर्निंग में और अगले दिन आपको इसी तरह फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी इश्यूज आते हैं। सारी रील्स या स्क्रॉलिंग आप करें, वो नींद में भी आप सारी चीज़ें आपके ख्वाब की सूरत में आ रही हैं, वो क्या सूरत हाल होती है? ये तो एक मैं कहूँगी कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि जो चीज़ के बारे में सोचते हुए सुनते हुए आप सो जाते हैं तो वो आपके माइंड में रिकॉल होती रहती है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी तक स्टडी नहीं हो पाए और साइंटिस्ट दे आर वर्किंग ऑन इट, कि ड्रीम्स कैसे आते हैं आपको, ख्यालात कैसे आते हैं, ये सारी चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है, बुजुर्ग बड़े कहते हैं कि इसको भूलने की आदत है, कुछ तंजन भी कहते हैं और कुछ सीरियस भी कहते हैं बच्चों को कि इसको ना बादाम खिलाओ। कोई ग़िज़ाएं भी ऐसी हैं जो कि याददाश्त को बेहतर करती हैं?
ये एक मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा एक मिथ है। इसका कोई साइंटिफिक पहलू अभी तक देखा नहीं गया है। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि डिफिशिएंसीज अगर हों तो हमारी मेमोरी के इश्यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है विटामिन B12 है, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी रीजनरेशन के लिए उसकी काइंड ऑफ एक फूड है। तो डेफिनेटली उसकी अगर कोई कमी हो, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, तो अगर आप एक मल्टीविटामिन ले लेते हैं विटामिन B12 का, तो आपका वो मेमोरी इशू सॉल्व हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं उन्हें भी काउंटर करना बड़ा ज़रूरी होता है। आप जैसे प्रोफेशनल्स की मौजूदगी में उनका फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग ये भी तशबीह दे रहे होते हैं कि जनाब ये जो नट है इसकी आपके इस ऑर्गन के साथ जनाब शक्ल मिलती जुलती है, तशबीह देते हैं और कहते हैं ये बड़ा, जैसे अखरोट के बारे में कहा जाता है कि ये देखें ब्रेन की तरह है, तो ये आपके ब्रेन के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। ये सही नहीं, इसको भी मैं एक मिथ ही कंसीडर करूंगी। इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वही मैंने बोला है कि स्पेसिफिक विटामिन्स हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, अगर थायराइड लेवल्स कम होते हैं तो मेमोरी इश्यूज होते हैं। आप थायराइड को रिप्लेस करें तो ठीक हो जाएंगे, विटामिन B12 दे दें ठीक हो जाएंगे, लेकिन इट्स स्टिल अ मिथ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अखरोट डेली आप खाएं और सारा कुछ डॉक्टर करें। साहब, जिस तरह आपने वो बड़ी अच्छी एक टिप दी है ना कि आप किसी से मिलें तो आप उसका नाम रिपीट भी करें अगर वो अपना तारुफ देता है, इस तरह की और अच्छी अच्छी टिप्स बताएं। रास्ते भी लोग भूल जाते हैं, फिर गूगल मैप से मदद लेनी पड़ती है। तो देखिए, जब सड़कों पे आपका इतना टाइम गुजरे तो आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की कोई और बेनिफिशियल टिप्स भी शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। जी अच्छा, इसमें यह है कि हमें हर वक्त हमारे ब्रेन को ना एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन जितना ज़्यादा एक्टिव रहता है, कोई चीज़ जितनी ज़्यादा एक्टिव रहती है वो उतना ज़्यादा अपने फंक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। जितनी ज़्यादा हम उस चीज़ की रस्टिंग करना शुरू कर देंगे और हम फ़ौरन गैजेट खोल लेंगे, अगर हमने कोई बात के बारे में सोचना है और हम रिकॉल करना चाह रहे हैं और हम कहेंगे नहीं ठीक है मोबाइल है, मोबाइल से गूगल कर लेते हैं, ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू रीगैदर योर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटी करते रहे। फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूज़िक सीख लिया, कोई पेंटिंग कर ली, कोई भी एक्टिविटी जो आपके ब्रेन को एक्टिव करती है। इसी तरह कहते हैं कि जो चेस आप खेलते हैं या जिगसॉज हो गए, क्रॉस वर्ड्स हो गए, जो आपके ब्रेन को एक्टिव करते हैं, इस तरह की गेम्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें। हालात तो बहुत मुश्किल हैं, सब तो चैट GPT का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन का तो यूज़ ही नहीं हो रहा, तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये मैं अगर अब सोचूं ना कि हमारी जो बच्चे और यंग जनरेशन जिस तरफ को जा रही है और अपने ब्रेन को इस्तेमाल नहीं कर रही है, मतलब हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है जो अभी तक फुली स्टडी नहीं हो पाया है। येट हम ये समझते हैं कि हमारे ब्रेन के सामने ये चैट GPT कह लें, डीप सीक कह लें, ठीक है, हम इन गैजेट्स का यूज़ करते हैं और हम अपने ब्रेन को उस रस्टिंग फेज़ में लेके जा रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करें। मैं तो इस चीज़ को डिस्करेज करूँगी। मैं ये ज़रूर मानूंगी कि इस तरह के जो गैजेट्स हैं हम यूज़ करें, हम इन पे टोटली डिपेंड ना करें कि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इधर से ही ले रहे हैं और हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करें, अपनी IQ का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि हम इनको एज अ एड यूज़ करें और इनसे हेल्प ले लें और अपने ब्रेन को इन्हेंस करें, रादर देन टोटली डिपेंडिंग अपॉन ऑन दीज एप्स। वही वाली बात है ना कि अगर आप मुश्किलों से लड़ेंगे ही नहीं तो आपको हैंडल कैसे करना आएगा। तो वही वाली बात है कि हम ब्रेन को उस प्रोसेस में डाल ही नहीं रहे हैं, तो हम सीखेंगे कैसे। अच्छा, इसके ऑपोजिट एक और चीज़ होती है, जो मेमोरी हम चाहते नहीं है ना याद रखना, वो हमें भूलती नहीं है। ये क्या, यानी ये कहना चाह रही है कि बादाम खाने से यादाश्त अच्छी नहीं होती, धोखा खाने से होती है। इनका इशारा वही है, राउंड अबाउट से आना इन्होंने वहीं पे। देखिए, हमारे ब्रेन में ना कोई डिलीट बटन नहीं है कि हम ये कहें कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है तो मैं डिलीट कर दूंगी। इसका एक सिंपल सा हल ये होता है कि आप उन मेमोरीज की जगह पे प्लेजेंट मेमोरीज लेके आएं, ताकि आप उन प्लेजेंट मेमोरीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन वो वाली मेमोरीज है जो हमारे लिए हर्टफुल हैं, पेनफुल है, वो डेप्थ में चली जाएंगी, और जो न्यू मेमोरीज है, जो प्लेजेंट मेमोरीज है, वो आपकी सरफेस पे आएंगी, तो वो आपको ज़्यादा वो रहेंगी। दिस इज समथिंग जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। विद प्रैक्टिस जो है ना, इस चीज़ को आप अपनी रूटीन में लेके आ सकते हैं। बट ऐसे कहना कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दूंगी, इसको रखूंगी, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर मदीहा साहिबा। और यकीनन ये बड़ा रहा होगा जिनको मेमोरी का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें हम भूल ही जाते हैं, ये कोई इतना बड़ा अलार्मिंग साइन नहीं है। यस, डेमेंशिया जैसी चीज़ों डॉक्टर साहब ने मुश्किल हल कर दी है, याद रखने वालों के लिए भी आसानी कर दी है, भूलने वालों के लिए भी आसानी हो गई है। तो आप देख लें आपने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। चैट GPT वालों के लिए आपने तस्करा तो छेड़ ही दिया अब उसका। तो जनाब, OpenAI के चैट GPT के आलमी इस्तेमाल पर पहली तफसीली रिपोर्ट जारी की गई है और जो नताइज आए हैं वो इंतहाई दिलचस्प हैं। इब्तिदा में चैट GPT को ज़्यादातर दफ्तरी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब सारिफीन इसे
अपनी ज़ाती ज़िंदगी, मालूमात, तख्लीकी रहनुमाई के लिए और कुछ इमोशंस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। 2025 तक चैट जीपीटी पर होने वाली गुफ्तगू में सिर्फ 27% मुलाजमत से मुताल्लिक थी। दुनिया भर में हर हफ्ते तकरीबन 70 करोड़ अफराद चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना भेजे जाने वाले मैसेजेस की तादाद तकरीबन 2.5 अरब यानी हर सेकंड 29 मैसेजेस हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल 3 शोबों में प्रैक्टिकल गाइडेंस, मालूमात का हुसूल और राइटिंग में किया। और ख़वातीन चैट जीपीटी का इस्तेमाल ज़्यादा करी हैं, मर्दों की निस्बत 52% जो ख़वातीन है वो इस्तेमाल करी और सारिफिन की अक्सरियत जो है 18 से 25 साल के दरमियान है और ज़्यादातर इस्तेमाल स्मार्टफोन्स पर हो रहा है और ये टूल कम और मुतवसत आमदनी वाले ममालिक में भी मकबूल हो रहा है। और ये रिपोर्ट जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकनॉमिक रिसर्च, ड्यूक यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उनके ताउन से तैयार की गई है, जिससे चैट जीपीटी के इस्तेमाल के आलमी रुझान वाज़े होते जा रहे हैं। और समटाइम्स मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो आपने इमोशनली जो बात की है ना, वो अपने इमोशंस के बारे में भी पूछ रही होती हैं। अगर अकेली बैठी है तो भी पूछ रही होती हैं मेरा फ्यूचर कैसा। फिर आप वेट करें चैट जीपीटी तंग कब आता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं शादियों का सीज़न है और शादी एक ऐसा मौजू है जो हर दौर में दिलचस्पी और बहस का मरकज़ रहा है। लेकिन आज के दौर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिश्ता वालिदैन की पसंद से मजबूत होता है या अपनी मर्जी से की गई शादी ज़्यादा कामयाब साबित होती है। खुद मुख्तार नौजवान ख़ास तौर पर लड़कियां अब शादी के फ़ैसले में अपनी राय देना चाहती हैं, लेकिन वालिदैन का जो तजर्बा और रहनुमाई भी है वो रिश्ते की कामयाबी के लिए इंतहाई अहम होती है। आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम जानेंगे कि वालिदैन की पसंद और अपनी मर्जी के दरमियान बैलेंस कैसे कायम किया जा सकता है, कौन सा रिश्ता ज़्यादा कामयाब होता है और शादी के फ़ैसले का बेहतरीन मॉडल क्या है। नौजवान और वालिदैन दोनों के लिए शादी के फ़ैसले कैसे ज़्यादा मुतमईन और कामयाब बनाए जा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मैच मेकर, रिलेशनशिप कोच अरमान काज़मी साहब। अरमान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अरमान साहब, सबसे पहले तो अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा, बड़ी देर से आप रिश्ते करवा रहे हैं, दो फैमिलीज़ को आपस में मिलवाते हैं, जोड़ते हैं, कौन सी शादी ज़्यादा आपने देखा है कि कामयाब होती है? मतलब अपनी पसंद वाली या वालिदैन की पसंद वाली या जो दोनों बेटी की भी या बेटे की भी पसंद को शामिल करके हो? देखिए, इसमें ज़्यादातर जो हमारा माहौल है ना, पाकिस्तान का जो कल्चर है, उसमें शादी ज़्यादा वही कामयाब है जहाँ पर दोनों की फैमिली इन्वॉल्व होती है। ये सबको पता है। जो लव मैरिज कर भी रहे होते हैं ना, उनको भी इस बात का इल्म होता है। अच्छा, ठीक है, ओके, हम ये जो स्टेप ले रहे हैं, हम अपने एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं जिसमें माँ बाप की शमूलियत नहीं हो रही और लड़के के लिए वो बहुत बड़ा ख़तरा भी बन जाती है वो चीज़ जब लव मैरिज होती है कि अगर एक लड़का लड़की एक शादी करते हैं, घर वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं होते और कल को अगर वो मतलब एक किसी भी निकाह खां को बुला के निकाह कर लेते हैं, कल को वो लड़की बयान दे दे कि जी ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह हुआ है, मैंने ज़बरदस्ती निकाह किया गया, अगर वो कोर्ट मैरिज प्रॉपरली जज के आगे उसने बयान नहीं दिया तो उसमें लड़के पे केस भी हो रहा था बहुत। अच्छा। और जब लव मैरिज ऐसे हो कोई भी, तो उसमें कल को उन दोनों का झगड़ा हो जाए जिसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती है और वो लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं दिया होता और उसको किसी ने अगर लड़का लड़की का झगड़ा होने के बाद किसी ने लड़की को ये बात भी बोल दी कि तुम्हारे पास एक राइट है कि तुम ये स्टेटमेंट दोगी तो इसके अगेंस्ट वो चीज़ चल देगी, तो ऐसे बेशुमार केसेस है। चलिए, ये तो अरमान लीगल साइड है, लेकिन बहुत सारे प्रोस भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अक्सरियत लव मैरिज फ्लॉप हो रही है, उसमें नुकसान हो रहा है। पसंद की शादी करना बहुत अच्छी बात है और आजकल के दौर में लड़का लड़की को एक दूसरे का पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते के लिए एक दूसरे के पेरेंट्स पसंद आप अपने पेरेंट्स को बताएं और पेरेंट्स को भी चाहिए कि जरा उस पसंद का एहतराम करें, ख्याल रखें। अच्छा अरमान, ये बताइए, शादियों का सीजन चल रहा है, ओवरसीज से जनाब क्या आपको कोई अप्रोच करता है तो क्या डिमांड्स आती हैं, क्या एक आपको लिस्ट आती है कि जनाब इस लिस्ट के मुताबिक ये चेक लिस्ट है, हमें ऐसे रिश्ते चाहिए, ज़रा ये बताएं हमें। ओवरसीज़ की ना एक डिमांड ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, ठीक है, वो एक बदगुमानी में थोड़ा सा है वो लोग, उनको ये अपने जहन से चीज़ निकालनी चाहिए। वो समझते हैं कि हम डॉलर्स कमा रहे हैं या पाउंड्स कमा रहे हैं, हाँ। तो पाकिस्तान आएंगे तो लोग कहेंगे जी हमारी बेटी का रिश्ता कर लें प्लीज़, हम बहुत मजबूर हुए पड़े हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। पाकिस्तान में इस वक्त लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, ये मैं आपको सच बताऊँ, लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़कियाँ प्रोफेशनल करियर में अगर आती हैं, चूँकि मर्द की एक्टिविटीज़ होती हैं ज़्यादा, वो लड़की की होती हैं कम,
सही। लड़की अपनी जॉब पे फोकस करती है, वो 3-4 साल में आगे निकल जाती है आगे निकल जाती है। लड़के की निस्बत। तो अब वो जब एक लड़की करियर ओरिएंटेड है, पैसे अच्छे कमा रही है, तो वो एक इंडिपेंडेंट बन जाती है जब, तो वो अपने फैसले लेना भी जानती है। अगर उसको उसके जब ये सुनने में मिले कि हम डॉलर्स कमाते हैं, पाउंड्स कमाते हैं, तो वो उसको अपनी इंसल्ट भी फील होती है, ऐसे ही है। और वो नहीं करती। तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अब पाकिस्तान में हर लड़की पढ़ी लिखी है, बड़ा और अच्छा point है, बहुत लड़कियां जबरदस्त ज़्यादा point पढ़ी है। लिखी हैं, हाँ, ठीक है। और सोच समझ के वो एक स्टेप लें कि आप आते हैं समस्या। और आप यकीन माने, अभी ये 4-5 दिन पहले मेरे पास एक USA की फैमिली आई है, 38 लड़के की एज है, अच्छा, और जो है डॉक्टर है, वो अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस लोग हैं, उसकी मदद से मैं मिला हूँ। लेकिन उनकी डिमांड क्या है कि पाकिस्तान से लड़की डॉक्टर ही हो, अच्छा। और लड़की की एज 25 साल से ऊपर ना, और लड़का 38 का। मैंने कहा ये 25-26 साल, 12-13 साल का डिफरेंस है, तो ये ऐसे समझ नहीं आती है। और उस लड़के की हाइट भी कम थी, तो वो उन्होंने मुझे यही बात बोली सही। कि हम डॉलर्स कमाते हैं, यहाँ पर डॉक्टर 1.5 लाख कमाता है, मेरा बेटा 50 लाख कमाता है। मैंने कहा मैडम, ये आप सोच रही हैं, सही। ये आप सोच रही हैं। अब डॉक्टर यहाँ से इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब लड़कियों का ना देखें, इसमें एक लड़कियों को भी समझ आ गई है। इसमें अब ये भी है कि ये लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है मेरे नजर में। नफ्स जो है ये तो किसी वही की वाली बात मुतासिर हो गई कि करने जब वाली, आप मजबूर किसी की करने वाली लड़की बात देखने जाएं तो पहले अपना लड़का भी देखें। तो लड़का भी देखें, जरूर हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है। ऐसे ही है, बेटियों से वालिद ज़्यादा प्यार करता है, ज्यादा प्यार करते हैं। माँ से बेटे माँ के करीब होते हैं, तो बाप को तो बहुत बुरा लगता है, वो बताएगा कभी नहीं, सही। वो कभी भी जुबान पे नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से वो बड़ा गुस्से में होता है कि मेरी बेटी के बारे में बात की। जी। तो वो पेरेंट्स इसलिए बात नहीं करते हमारे बच्चे हर्ट ना हो, लेकिन जो ओवरसीज हैं उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। अगर उनके बच्चे अच्छा, और कौन कौन सी डिमांड्स आती हैं, और कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी ओवरसीज ही पूछ रहे हैं, ओवरसीज की? यही है ज़्यादातर लड़कों का। देखें, ओवरसीज लड़के हों या पाकिस्तानी लड़के हों, वो देखते हैं कि लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, ठीक है। ये लड़कों में एक प्रॉब्लम है। लड़कियां देखती है लड़का प्रोफेशनल करियर में बहुत आगे गया हो, अगर मैं 5 लाख कमाती हूँ तो 25 लाख कमाता हूँ, वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सही। अगर लड़की पढ़ी लिखी हो, वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि बंदा मुझसे कम पढ़ा लिखा हो। वो कहती है बंदा मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और मुझसे डबल ट्रिपल पैसे कमाता हो, ठीक है। मेरे लिहाज से वो ठीक सोचती है। लेकिन एक इसका सलूशन ये भी है कि ओवरसीज़ का तो ये है ना कि उनको भी चाहिए कि अगर वो पैसा उनके पास है ज़्यादा यहाँ की निस्बत, तो वो भी अपनी ना उन चीज़ों को थोड़ा नीचे लेकर आए कि एक तो दूसरे की वो, ताकि इंसल्ट ना हो कि वो कहते हैं हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। लड़के 40 ईयर्स के हैं, लड़कियां वो 22 साल की ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना वुमेन राइट्स ज़्यादा है USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। अब वो देखते हैं कि कम उम्र की लड़की को हम ले जाएंगे, वो हमारे कंट्रोल में होगी। ज़्यादा उम्र की 26, 27, 28 साल की लड़की है, क्योंकि वो समझ जाएगी सारी बात, तो वो कहीं हम पे भारी ना पड़ जाए, ये चीज़ है। और पाकिस्तान में जो है, क्योंकि यहाँ पर का कल्चर भी ऐसा है, माहौल भी ऐसा है, लड़का लड़की का झगड़ा भी होता है, तो वो पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होकर सुलह भी करवा देते हैं। यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पर ये चीज़ कम है। अरमान साहब, ये तो हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं। बैक टू टॉपिक, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर लड़का लड़की मोहब्बत करते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, तो समटाइम्स ये होता है पेरेंट्स नहीं मानते हैं, उनकी पसंद पे अग्री नहीं हो पा रहे होते हैं, तो उसमें फिर तवाज़ुन कैसे लाया जा सकता है कि फैमिली भी मान सके? देखें, ये ना इस पे मैं खुल के ही कहूँगा कि माँ बाप फैसला करते हैं तजुर्बे की बुनियाद पे। सही। वो तजुर्बा जो आपको आज एक्सपीरियंस है ना, वो जो आपके पेरेंट्स को है, वो आपको नहीं आज, आपको वो 20 साल बाद जाके वो एक्सपीरियंस मिलना है। ये ध्यान में रखें। जिस तरह एक बंदा नौकरी पे आता नया नया, एक न्यू कमर है, और एक बंदा 7-8 साल जॉब कर चुका है, दोनों बराबर नहीं है। माँ बाप ने एक ज़िंदगी गुजारी होती है। हमारे लिए मियाँ बीवी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स हैं, हम उस पर गौर नहीं करते हैं, ठीक है। लड़का लड़की खुद फैसला करते हैं, लेकिन वो तजुर्बे की बुनियाद पे नहीं कर रहे, वो जज्बात की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, ठीक है। जज्बात के में किए गए फैसले अक्सर गलत भी होते हैं। एक दूसरे को पसंद करना, बात करना अच्छी बात है, देख कर शादी करें, लेकिन अगर माँ बाप आपको मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह है। थोड़ा सा टाइम दें एक दूसरे को, ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या ये फैसला हमारा ठीक है। अगर वो लॉजिकल वजूहात भी आपको बता रहे हैं तो उससे पीछे हो जाएं आप। अगर वो नहीं समझ में आती तो किसी आलिम दीन से मशवरा करें कि हमारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं और हमारी ये राय है। अच्छा अरमान, वालिदैन की राय, उनकी मर्जी को शामिल ना करने के कितने खतरनाक नतीजे निकलते आपने देखे? काफ़ी देखे। मैं कहानियाँ बताना शुरू कर दूँ, आप हैरान होंगे सुन के। अभी रिसेंटली 4 केसेस मैंने पिछले 2 महीने में देखे हैं। उनमें से एक मैं आपको बताऊं कि लड़की को इंस्टाग्राम पे लड़का लड़की की दोस्ती हुई, और मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, लड़की के वालिद को। लड़की की उम्र 21 साल। अब मुझे पता है कि 18, 20, 19 साल का लड़का लड़की शादी कर सकते हैं,
लड़का जो था वो ठीक नहीं था। अच्छा। मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, उसने लड़की को ट्रैप किया, लड़के के वालिद भी इन्वॉल्व, लड़की की माँ सारी इन्वॉल्व। उनको पता है इनका बाप एक प्रोफेसर है, 40 किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, बेटी प्यारी थी उनकी बहुत ज़्यादा। एक 19 साल की लड़की और लड़का 21-22 साल का। लड़के ने कहा मैं फलान यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, सब झूठ बोला। उसने मैट्रिक किया हुआ था, लड़की को ट्रैप किया, ट्रैप करके उसको निकाह कर लिया, माँ बाप से पूछे बिना। 2 दिन लड़की घर से गायब रही। अदालत में बयान दे दिया कि जी मेरे वालिद मुझे मारना चाहते हैं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पूरी एक स्टोरी बना के, लव मैरिज ना, वो इतने जज्बाती हुए कि जी हम प्यार करते हैं, ये आप मुझे बताएं वो कौन सी मोहब्बत है जिसमें लड़का अपनी वाइफ को एक सूट नहीं लेके दे सकता, उसका खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता। ये किस किस्म की मोहब्बत है? बाप खर्चा दे रहा है लड़की का, सारा कुछ वो दे रहा है। अब पता चला जी टोटल फैमिली फ्रॉड थी, लड़की ने जाके बयान दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें माँ बाप सोचते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चों के बारे में गलत फैसला नहीं करते। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात है। कोई वो अपने, चूँकि माँ बाप उनसे इमोशनली अटैच होते हैं, उन्होंने पाल करके उनको जवान किया होता है, पाला, और वो ये तो नहीं किया होता कि वो अपने बच्चों को जानबूझ के करेंगे। गलत फैसला उनसे हो सकता है, लेकिन अनजाने में, सही जानबूझ के नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, कुछ बहुत फै- शुक्रिया जी, आपका अरमान काज़मी साहब, वक्त हमारे पास कम है और नाजरीन आज का शो आपने मुलाहिजा किया। इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।